अच्छा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कहता है गैलियम इज अ मेटल ऑफ ग्रुप 13, यानी ग्रुप 3 है। ठीक है, आप 13 तब बोलते हैं जब आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले ग्रुप्स भी बीच में गिन लें, तो वही ग्रुप 3 ग्रुप 13 बन जाता है, क्योंकि बीच में आपके पास जो 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्रुप आते हैं। कहते हैं देयर आर टू स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ गैलियम, जिसमें एक आइसोटोप का मास नंबर इज 69 एंड दूसरे वाले का 71। कहता है स्टेट विद रेफरेंस टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स हाउ द आइसोटोप्स ऑफ गैलियम डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब आइसोटोप्स हमें पता है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर बात करें तो आइसोटोप्स में किस चीज़ का फर्क होता है? हाँ जी, किस चीज़ का फर्क होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यू- बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो कहता है स्टेट विद रेफरेंस टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स हाउ द आइसोटोप्स ऑफ गैलियम डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो आप उसे बताएंगे कि बोथ आइसोटोप्स विल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स। ठीक है। कहता है स्टेट व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ गैलियम। यानी अगर आपने ए आर कैलकुलेट करना है तो ए आर का फॉर्मूला याद है क्या होता था? हमारे पास होता था मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप इन टू परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है, प्लस मास ऑफ द सेकेंड आइसोटोप इनटू परसेंटेज अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। ए आर निकालने के लिए आपको एक तो आइसोटोप का मास पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ और क्या पता होना चाहिए? उसकी अबंडेंस कितनी है। ठीक है, यानी वो नेचर में कितना परसेंट आपको वो वाला आइसोटोप मिलता है। ठीक है, तो हम उसे बताएंगे कि वी नीड द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप टू कैलकुलेट ए आर, क्योंकि हमें मैसेज तो पता लग गए हैं दोनों आइसोटोप्स के, बट उनकी परसेंटेज अबंडेंस नहीं पता कि कितनी है। जब वो पता लग जाएगी तो हम फिर ए आर ऑफ गैलियम भी निकाल सकते हैं। ठीक है। कहता है गैलियम एंड इट्स कंपाउंड शो सिमिलर प्रॉपर्टीज टू एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड्स। यानी जैसे एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स आपने पढ़े केमिकल बॉन्डिंग में, एग्जैक्टली वहां पे हम क्या कर सकते हैं? हम वहां पे गैलियम का एटम सिर्फ क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। कहते हैं गैलियम रिएक्ट्स विद एक्सेस क्लोरीन टू फॉर्म गैलियम ट्राइक्लोराइड। आपको याद है हमने AlCl3 पढ़ा था, तो वही AlCl3 अब क्या है? गैलियम Cl3। ठीक है, एल्यूमिनियम वाज आल्सो फ्रॉम ग्रुप 3। और इसी तरह हमने याद है कि AlCl3 एग्जिस्ट करता था एज Al2Cl6, जिसमें वो एक डेटिव बॉन्ड, दो डेटिव बॉन्ड्स भी बनते थे। ठीक है, तो वो कहता है सजेस्ट द टाइप ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट्स एट 500 डिग्री सेल्सियस। कहता है एट 500 डिग्री सेल्सियस गैलियम ट्राइक्लोराइड यानी GaCl3 इज अ गैस, यानी गैसियस स्टेट में होता है। कहता है सजेस्ट द टाइप ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट एट 500 डिग्री सेल्सियस बिटवीन एटम्स विद इन अ गैलियम ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल। तो ये जो GaCl3 है, ये AlCl3 की तरह एक गैलियम एटम है, जिसने तीन क्लोरीन्स के साथ क्या बनाया होगा? कोवलेंट बॉन्ड बनाया होगा ना। ठीक है, तो हमारे पास बिटवीन एटम्स विद इन, यानी बिटवीन द एटम्स जो इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, कौन सी टाइप ऑफ अट्रैक्शन है? हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है वहां पे। जबकि वो कहते हैं बिटवीन गैलियम ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल्स आपके पास कौन सी वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? तो कौन सी होगी? फिर वो टेम्परेरी डाइपो टेम्परेरी इंड्यूस डाइपो। टेम्परेरी इंड्यूस डाइपोल। अब देखो, ये तो है ना विद इन द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल के, उनके आपस में क्या काम चल रहा है। जबकि जब गैलियम ट्राइक्लोराइड के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके दरमियान कौन कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी? तो हमें पता है एक तो लंदन फोर्स लाजमी होगी। ठीक है, एक तो लंदन फोर्स लाजमी होगी, और उसके अलावा क्योंकि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? ये जवाब देना जरा। क्या GaCl3 इज पोलर या नॉन पोलर? फिर नॉन पोलर। नॉन पोलर है, क्योंकि गैलियम के पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे। तीनों उसने क्या किए हैं? बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। आपके पास सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। ऐसे सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, जबकि सराउंडिंग एटम्स भी सेम है। तो ये नेचर में कैसा है? नॉन पोलर। ठीक है, तो मुझे बताओ ना,
कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड हो या नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड हो, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती कौन सी है? लंदन फोर्स तो एग्जिस्ट करती ही स्टेट करती है, लंदन पोल। ऐसी है। लेकिन अगर नॉन पोलर कंपाउंड है तो क्या परमानेंट डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। ठीक है, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, थर्ड टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स? नहीं हाइड्रोजन सर। बॉन्डिंग हो सकती है? यहाँ पे नहीं हो सकती हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूरी है कि एक तो स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन आ रहा हो, और दूसरा सामने कोई मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम दीज थ्री हो, तब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। इसका मतलब है बिटवीन द एटम्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग, एंड बिटवीन गैलियम JaCl3 के मॉलिक्यूल्स, ये दो मॉलिक्यूल्स बना लो, इनके बीच में सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो कौन सी है? क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है तो हमारे पास कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? और सिर्फ लंदन फोर्स होगी। अगर पोलर होता तो एक परमानेंट डाइपोल फोर्स भी इंट्रोड्यूस हो जाती। आगे चलते हैं, कहते हैं व्हेन गैलियम ट्राइक्लोराइड इज कूल्ड टू अ सॉलिड Ga2Cl6 फॉर्म्स, याद है Al2Cl6 जिस तरह होता था, उसी तरह आपके पास Ga2Cl6 है। सजेस्ट द नेम ऑफ द अट्रैक्शन फॉर्म्ड बिटवीन टू गैलियम ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल्स। तो वो कह रहे हैं कि बताओ जी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम है, या उस बॉन्ड का क्या नाम है जो आपके पास दो JaCl3 मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनेगा कि ये आपस में जुड़ जाएं। तो आपको याद है AlCl3 में हमारे पास दो AlCl3 मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कौन सा वाला बॉन्ड बनता था कि वो आपस में जुड़ जाते थे? क्लोरीन कैसे बॉन्ड्स बनाता था? यहाँ पे एरो का क्या रिप्रेजेंट करता था? डेटिव बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता था, या सर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोवलेंट डेटिव बॉन्ड, बॉन्ड। राइट? तो इसी तरह Ga2Cl6 जब बनेगा फ्रॉम टू JaCl3 मॉलिक्यूल्स, फ्रॉम टू गैलियम ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल्स, तो उनके दरमियान भी क्या होगी? आपके पास कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्डिंग होगी। ठीक है, जिसमें क्लोरीन विल डोनेट इट्स लोन पेयर टुवर्ड्स गैलियम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। दोनों नाम है इसके, एक हम इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, और इसका जो कॉमन नेम है दैट इज अ डेटिव बॉन्ड, जिसमें एक ही एटम दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म करता है, दूसरे एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते शेयर करने के लिए। क्लियर है इतनी बात? तो हमारे पास इसमें ये वाली बॉन्डिंग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्लियर है किस तरह करना था उसको? आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं घबराना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली अ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड का आसान लफ्जों में डिफाइन करें तो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट डिफरेंट किस्म की होती है। ठीक है ना? इसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, ये सारे आपके पास बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो अ बॉन्ड, बट वो क्या है, वो टू मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती है। कहता है नाइट्रिक एसिड कैन बी मेड इन अ थ्री स्टेज प्रोसेस। अब मेरा नहीं ख्याल आप अभी ये कर सकते हैं, क्योंकि हमने नाइट्रोजन सल्फर कंपाउंड्स नहीं पढ़े हुए। हाँ, ये हम कर सकते हैं। इसका पार्ट बी में कहता है ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होता है जी? फॉर्मूला NH3, और नाइट्रोजन के बाद एक लोन पेयर होता है। ठीक है, इसी का डॉट एंड क्रॉस बनाना है, तो सेंट्रल एटम कौन बनेगा? जिसका लेस नंबर ऑफ एटम्स है वो सेंटर पे आएगा। अमोनिया इज फ्रॉम ग्रुप 5, तो उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। और हाइड्रोजन जो है उसके अदर दोनों की अगर नहीं इस तरह समझ आता, तो N7 14 होता है। ओ लेवल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 2 5। ग्रुप 5 से 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन इज 1 5, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हर हाइड्रोजन आइटम के पास। टोटल हाइड्रोजन कितने? 3। ठीक है, तो पहले जरा हम हाइड्रोजन भी तीनों इधर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। हर हाइड्रोजन को स्टेबलाइज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? एक। और हर नाइट्रोजन को स्टेबलाइज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3। तो जब एक हाइड्रोजन आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन बदले में लेगा नाइट्रोजन से। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन आएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसी तरह तीसरा हाइड्रोजन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। नाइट्रोजन हैज बीन स्टेबलाइज्ड, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, और हाइड्रोजन के भी दो दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अच्छा, इसी को बनाने का ना एक और तरीका होता है कि आप पहले लोएस्ट स्ट्रक्चर बना लें, और फिर इसको डॉट एंड क्रॉस ऑर्बिटल डायग्राम में कन्वर्ट करना है। हमें पता है ना, एक सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर। तो अब इसी को उठा के बस शेल्स बनानी है। तो ये हमारे पास आ गया नाइट्रोजन, राइट साइड पे हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड पेयर, नीचे हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड पेयर, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड पेयर, और ऊपर एक लोन पेयर। तो ये ज़्यादा क्विक तरीका होता है, अगर लोएस्ट स्ट्रक्चर से आप बना लें तो ठीक है।
एक और बात ना अभी से याद करना शुरू कर दो, नाइट्रोजन इज स्टेबल व्हेन इट फॉर्म्स टोटल 3 बॉन्ड्स, तब नाइट्रोजन स्टेबल होता है। हाइड्रोजन को एक बॉन्ड बनाना है तो वो स्टेबलाइज हो जाए। इसी तरह ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं टू गेट स्टेबल। ठीक है, तो ये तीन अभी के लिए याद करने हैं कि नाइट्रोजन स्टेबल होने के लिए 3 बॉन्ड्स बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड्स। हाइड्रोजन एक बनाता है और ऑक्सीजन 2 बनाता है। तो थोड़ा क्विक हम उसको बना सकेंगे, इन्हीं डायग्राम्स को। अब 3D में आपसे कहता है कि जी क्लोरीन फॉर्म सेवरल ऑक्साइड्स इंक्लूडिंग Cl2O एंड ClO2। आगे कहते हैं एंड क्लोरीन Cl2O6, ड्रॉ अ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ Cl2O, शो आउटर इलेक्ट्रॉन ओनली। अच्छा, क्लोरीन का भी अगर मुझे याद कराओ जरा, तो क्लोरीन Cl2 में कितने बॉन्ड्स बना रहा होता है? 2 बना रहा होता है ना। इसका मतलब है क्लोरीन को एक बॉन्ड बनाने की जरूरत होती है टू बी स्टेबल। और ऑक्सीजन को कितने बनाने पड़ते हैं? 2 बनाने पड़ते हैं टू बी स्टेबल। ठीक है ना। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, जबकि क्लोरीन एक बॉन्ड बना के स्टेबल होता है। बट अगर इस तरह नहीं होता, वैसे तो मुझे इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर इधर से ही पता लग जाना चाहिए। जैसे वाटर होता है H2O, इसी तरह इसके साथ 2 क्लोरीन लेफ्ट एंड राइट अटैच होंगे। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, क्लोरीन पे 3 3 लोन पेयर हैं। ठीक है, हर क्लोरीन पे 3 लोन पेयर। इस तरह का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने स्टेबल होने के लिए, और हर हर क्लोरीन को एक बॉन्ड बनाने स्टेबल होने के लिए। तो मैं इसका डायरेक्ट लोएस्ट स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। लेकिन अगर इस तरह नहीं होता, तो आप चले जाएं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। क्लोरीन इज 17, तो हमारे पास 2,8,7 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू बिकम स्टेबल। ऑक्सीजन जो है O8 होता है, तो 2,6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबलाइज होने के लिए। तो हम जरा बनाते हैं। ये ऑक्सीजन आ गया सेंटर पे, एक क्लोरीन लेफ्ट लगाओ, एक क्लोरीन राइट पे लगा दो। अब ऑक्सीजन, अगर क्लोरीन का पहले मसला हल करेंगे। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, तो ठीक है, क्रॉस से उसको बना देते हैं। तो क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन से शेयर करेगा, और बदले में ऑक्सीजन उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। क्लोरीन स्टेबलाइज हो गया। इसी तरह दूसरा क्लोरीन भी, आउट ऑफ इट्स ओन 7 इलेक्ट्रॉन्स इट विल डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इन रिटर्न विल गिव इट 1 इलेक्ट्रॉन बैक। ठीक है, आप जितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं उतने आपको मिलने चाहिए शेयरिंग के टाइम पे। अब आते हैं जरा ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन ने टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर दिए हैं, तो बाकी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स एज 2 लोन पेयर्स पड़े होंगे। तो ये हमारे पास कंप्लीट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बन गया, जिसमें क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। क्लियर है इतनी बात? जी जी। अब यार जवाब दिया करो, मैं इस तरह पे बोर हो जाता हूँ। Sorry, sir. अच्छा, कहते हैं एलिमेंट ई इज अ पीरियड 5 एलिमेंट, ई रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्म इनसॉल्युबल वाइट सॉलिड, सजेस्ट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग शोन बाय ऑक्साइड ऑफ ई। चलो हम जरा ट्राई करते हैं, मेरा ख्याल है ये थोड़ा आगे का सवाल है। बट कहते हैं ई रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल वाइट ऑक्साइड दैट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1910 डिग्री सेल्सियस, यानी एक हाई मेल्टिंग पॉइंट है। एंड द ऑक्साइड ऑफ ई कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन लिक्विड। तो यहीं से आपको पता लग जाना चाहिए कि एक तो उसने एक ऑक्साइड बनाया है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन लिक्विड स्टेट ओनली। तो हमें पता लग जाना चाहिए कि ये जो ऑक्साइड है दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर सकते, या तो वो लिक्विड स्टेट में कंडक्ट करते हैं या तो वो एक्वस स्टेट में कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अगर देखें, क्योंकि फ्रीली मूविंग आयंस बना सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी फ्रीली मूविंग आयंस की फॉर्म में होता है, और एक्वस स्टेट में भी फ्रीली मूविंग आयंस की फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर उसके अलावा क्या कहता है, ई ऑल्सो रिएक्ट्स विद Cl2 गैस टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड दैट रिएक्ट्स एक्सोथर्मिकली विद वाटर। The resulting solution reacts with aqueous silver nitrate to form a white precipitate that dissolves in dilute ammonia. अच्छा, अगेन ये अब ग्रुप 17 के बात आ गया, तो हम ई के बारे में कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ ई की बात हो सकती है, क्लोराइड ऑफ ई की अभी बात नहीं कर सकते।
ठीक है। तो कहते हैं सजेस्ट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग शोन बाय ऑक्साइड ऑफ ई। अब हमने डिसाइड कर लिया क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है और लिक्विड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो इसका मतलब है वो एक आयनिक कंपाउंड होगा। और आयनिक कंपाउंड में टाइप ऑफ बॉन्डिंग कैसी होती है, तो हम उसे बताएंगे ऑक्साइड ऑफ ई हैज आयनिक बॉन्डिंग इन विच, या विच इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, which is a force, yeah, which is an electrostatic force of attraction, force of attraction between oppositely charged ions, between oppositely charged ions। आपने एक्सप्लेन करना है उसको, आप क्या बात कर रहे हैं। और आगे बता दो बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ई में आयनिक बॉन्डिंग है, और आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। आगे आपसे कहते हैं द रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको बोलते हैं। LiAlH4 can be synthesized by reacting aluminium chloride with lithium hydride। तब इनके फॉर्मूलाज लिखने आने चाहिए। ठीक है। और कहते हैं एट 200 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट्स एज Al2Cl6 गैस। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6 शोइंग फुली एनी कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल। तो ये तो आसान है, आपने वही वाला स्ट्रक्चर बनाना है जो हमने उसको बना के दिया था नोट्स में। Al2Cl6 का स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक एल्यूमिनियम एटम होगा, उसके सामने आपने क्या लगाने, 3Cl3। इसी तरह उसके सामने थोड़ा सा नीचे करके एक और आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल रखना है, और इधर से ये क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करके डेटिव बॉन्ड बनाएगा, और इधर से हमारे पास दूसरा क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करके एल्यूमिनियम की तरफ डेटिव बॉन्ड बनाएगा। तो ये 2 मार्क्स के लिए आपने उसको स्ट्रक्चर बना के दे दिए। इस स्ट्रक्चर में एक चीज मिसिंग है जो कि आपको बनानी चाहिए, वो है लोन पेयर्स ऑफ क्लोरीन एटम्स। ठीक है, तो क्लोरीन के जो लोन पेयर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4 5 6, एंड 1 2 3 4 5 6, एंड 1 2 3 4 एंड 5 6, वो एक लोन पेयर उसने डोनेट किया हुआ है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, इसमें तो मसला नहीं था, ये तो हमने नोट्स में बनाए। नहीं कहते सही। हैं एट 1000 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट्स एज AlCl3। ठीक है, यानी एट 1000 डिग्री सेल्सियस आपके पास AlCl3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन्स क्या कर रहे हैं, अटैच हुए हैं। 3 क्लोरीन्स आर अटैच टू एल्यूमिनियम। तो वो कहते हैं स्टेट द बॉन्ड एंगल इन AlCl3 गैस। इस AlCl3 का बॉन्ड एंगल कितना होगा, वो ये पूछ रहे हैं। तो वेस्पर थ्योरी से सवाल है। तो वेस्पर थ्योरी में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं सेंट्रल एटम के पास, और नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं सेंट्रल एटम के पास। जो भी केस बनेगा उससे डिसाइड होगा कि बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए। तो जो सेंट्रल एटम है इसके पास लोन पेयर तो 0 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। तो हमारे पास 3 0 वाला केस बनता है, 3 0 वाला केस है। तो 3 0 वाले केस में आपके पास बॉन्ड एंगल कितना बनना चाहिए, 120 डिग्रीज। और शेप क्या होती है हमारी, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। ठीक है, तो हमारा जो बॉन्ड एंगल है दैट विल बी 120, यानी यहाँ पे 120, इसी तरह इधर भी 120 आपको नजर आएगा, और इधर भी आपको 120 का एक प्लेनर मॉलिक्यूल मिलेगा जिसमें सारे एंगल्स 120 डिग्रीज है। ठीक है, ट्राइगोनल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। ना ना टेट्राहीड्रल तो ये शेप होती है ना, जिसमें 4 बॉन्ड्स होते हैं, 1 2 3 4, वो तो 4 0 यस होता है यस केस। यस। राइट। जो सॉरी ट्राइगोनल सर। प्लेनर है वो इस तरह एक फैन की तरह शेप होती है, ये इस तरह करके, जिसमें ये बीच में सेंट्रल एटम है और उसके साथ ये 3 फैन की तरह अटैच हुए हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड्स वाला यस केस। सर सॉरी। तो हमने वो टेबल याद करना है लाजमी, कि 3 0 वाला केस हो तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, शेप क्या होती है। ठीक है, प्लेनर शेप होती है जो इस पेज पे जब बनाएंगे तो पेज पे आ जाएगी। ठीक है, उसमें कोई 3D बॉन्ड नहीं है, वो पेज में आएगी, आपके पास पेज पे रखेंगे तो फ्लैट पेज के ऊपर बिल्कुल क्या हो जाएगी,
ले डाउन कर सकती है वो शेप। ठीक है। अच्छा, आगे आपसे कहते हैं लिथियम हाइड्राइड कंटेन्स लिथियम आयंस एंड हाइड्राइड आयंस, स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू आयंस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है जब भी आयन की, तो पहले न्यूट्रल एटम के लिए लिखेंगे। न्यूट्रल एटम ऑफ लिथियम इज Li37। 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 1s2 2s1। जब 1 प्लस का चार्ज आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया लूज, तो ये क्या बनेगा 1s2। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। अब आ जाते हैं हाइड्राइड पे। हाइड्रोजन इज H11। एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s में। 1 माइनस का मतलब है एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो अब न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बननी चाहिए, H1 माइनस के लिए 1s2। तो हमारे पास 1s2 इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। आगे आपसे कहता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डिकम्पोजेस स्लोली टू फॉर्म LiAlS। ठीक है, तो ये हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम का एक सॉलिड बन रहा है, दो मेटल्स हैं इसमें। ठीक है, जो हमारे पास दो मेटल्स हैं, वो बेसिकली एक एलॉय हो जाता है ना, जब मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स बनता है आपके पास, तो ये एक एलॉय है, लिथियम एल्यूमिनियम का एलॉय है ये। ठीक है। वो कह रहे हैं जी कि लिथियम एल्यूमिनियम सॉलिड शोज मेटेलिक बॉन्डिंग। डिस्क्राइब मेटेलिक बॉन्डिंग, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड लैटिस, a positively charged lattice surrounded by a sea of electrons। तो ये क्या होती है हमारी मेटालिक बॉन्डिंग, उसको डिस्क्राइब करने का तरीका है कि एक पॉजिटिवली चार्ज लैटिस होगा जिसको एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, सराउंड कर रहे होते हैं, इस तरह करके। ठीक है, तो हम उसको मेटेलिक बॉन्डिंग इस तरह डिफाइन करके देते हैं। कहते हैं डिस्क्राइब द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन 4 ऑक्साइड। ये अभी आप नहीं कर सकते, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में इसको पढ़ना है कि हमारे पास सिलिकॉन 4 ऑक्साइड जो है, जो मैक्रो मॉलिक्यूलर आपके पास बेसिकली स्ट्रक्चर, अभी तक हमने कोवलेंट बॉन्ड में या कोवलेंट कंपाउंड्स में सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स किए हैं। ये जो है एक मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, तो इसको हम बाद में कर सकते हैं जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर करेंगे। कहता है PCl5 PCl3 NCl3 आर हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 5 के फॉस्फोरस इज आल्सो फ्रॉम ग्रुप 5, एंड NCl3 एंड नाइट्रोजन इज आल्सो फ्रॉम ग्रुप 5। कहता है PCl5 कैन बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस विद क्लोरीन। अगेन ये मेरा ख्याल है हम इक्वेशन इसकी अभी नहीं लिख सकते। तो PCl5 एज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 161 डिग्री सेल्सियस, हमें पता है कि एक लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये कैसा कंपाउंड होगा, एक कोवलेंट कंपाउंड हो सकता है, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है। कहते हैं राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ PCl5 फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। तो हमें पता है फॉस्फोरस इज अ पी सॉलिड एंड क्लोरीन इज Cl2 गैस। ये रिएक्ट करके जब PCl5 बनाएंगे, तो आपने सिर्फ बैलेंसिंग करनी है। राइट साइड पे 5 क्लोरीन है, लेफ्ट साइड पे भी 5 होने चाहिए, तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ इधर 2.5 जी विच इज 5/2। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगा। कहते हैं स्टेट द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग शोन बाय PCl5। एक तो मुझे बताओ PCl5 अगर लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो हमें पता है ना कि कैसा टाइप ऑफ कंपाउंड होगा ये। Say simple यस, molecular. सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, सिंपल मॉलिक्यूलर कोवलेंट कंपाउंड है ये। ठीक है। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और बॉन्डिंग कौन सी है इसमें, पीसी Cov फास्फोरस और क्लोरीन्स के बीच में, पांचों क्लोरीन के साथ फास्फोरस ने कोवलेंट बॉन्ड बनाया होगा। तो हम उसे बताएंगे सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो उसको लिख के बताएंगे कि यार इसमें सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसका एक सिंपल मॉलिक्यूल है क्योंकि हम इसमें इसके मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स गिन सकते हैं, और इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन बोथ नॉन मेटल्स, सो दे बोथ विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये दोबारा कराने की जरूरत है मुझे Al2Cl6 वाला। इसी को ना आप इस तरह भी बना सकते हो थोड़ा, अगर आप टिल्ट करके बनाना चाहते हैं, तो हम एल्यूमिनियम क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन, इसी तरह ये आ गया दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ AlCl3 क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब हमें पता है कि दोनों क्लोरीन्स ने एल्यूमिनियम के साथ क्या बनाना है, डेटिव बॉन्ड बनाना है, तो हम इसको टिल्ट करके भी इस तरह करके बना सकते हैं। बस डेटिव बॉन्ड शो करने के लिए इधर से लोन पेयर लाजमी बनाया करोगे। लोन पेयर बेसिकली क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है एल्यूमिनियम को। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO गैस एंड नाइट्रोजन
and 2 gas are both diatomic molecules. The diagram of the arrangement of outer electrons in a molecule of CO gas is shown. कहता है स्टेट वन, अच्छा ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर उसने दिया हुआ है, यहाँ पे याद रखना ऑक्सीजन के पास डॉटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन के पास एक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो एक बॉन्ड पेयर नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये कौन सा वाला है? ये वो डेटिव बॉन्ड है जो ऑक्सीजन फॉर्म करता है विद कार्बन टू स्टेबलाइज। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हमने पूरा बनाया था। स्टेट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस इन द वे एटम्स इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड टुगेदर कंपेयर टू द एटम्स इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है दो नाइट्रोजन एटम्स, बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी दोनों में क्या है कि दोनों में कितने कितने बॉन्ड्स बनते हैं? सर ट्रिपल बॉन्ड। तीन ऐसे ही है बॉन्ड्स। ना? हाँ यस बिल्कुल, ये एक सिमिलैरिटी है ना दोनों के बीच में। जबकि डिफरेंस क्या है कि नाइट्रोजन में तीनों ट्रिपल बॉन्ड्स कौन से वाले बॉन्ड्स हैं? सिंपल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं ना? सर जी सर। ऐसे ही जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में एक दो तो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं सिंपल वाले, लेकिन एक जो थर्ड बॉन्ड है वो कौन सा है? वो एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। डेटिव को। ऐसे ही तो हमने उसको एक्सप्लेन करना है। या तो हम लिखेंगे बोथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2 हैव ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, carbon monoxide has two covalent bonds, and one dative bond। वन कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी लिख सकते हैं और डेटिव बॉन्ड भी लिख सकते हैं। वन डेटिव बॉन्ड, वेयर एज N2 हैज ऑल थ्री कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, N2 में सारे के सारे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। क्लियर है इतनी बात? ये हो जाएगा अब। तो हमने दोनों मॉलिक्यूल्स बनाने हैं आमने सामने, उधर से ही आपको पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में। कहते हैं कंप्लीट द यस डॉट सर। एंड क्रॉस डायग्राम शोइंग आउटर इलेक्ट्रॉन्स ओनली टू शो द बॉन्डिंग इन मेथनोइक एसिड। एक बात तो क्लियर है कि कार्बन जहां पे भी हो आपके पास कितने बॉन्ड्स उसके होने चाहिए? हाँ जी, कार्बन जिधर भी होता है उस सर कितने फोर। बॉन्ड्स टोटल बनाते हैं? 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी का मॉलिक्यूल जो है ना, आप जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आप इसको डायरेक्टली बना सकेंगे कि मेथनोइक एसिड होता क्या है। तो हमारे पास इस तरह की बॉन्डिंग होती है उसमें। ये जो सेंट्रल कार्बन है, ये डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ, यानी इधर दो बॉन्ड पेयर्स, ऊपर एक सिंगल बॉन्ड है विद हाइड्रोजन तो इधर एक बॉन्ड पेयर, और इस ऑक्सीजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो एक बॉन्ड पेयर इधर। फिर फर्दर जो ऑक्सीजन है उसने एक बॉन्ड पेयर इधर हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है, तो हमारे पास ये आ गया। बस इसके बाद लोन पेयर्स पूरे करने हैं, अगर किसी एटम पे लोन पेयर रह गया तो वो बनाना लाजमी है। ऑक्सीजन इज फ्रॉम ग्रुप 6। ऑक्सीजन के पास जो है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है ना, उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो दो उसके पास क्या होंगे? लोन पेयर्स। इसी तरह जो नीचे वाला ऑक्सीजन है उसने भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो दो उसके पास क्या पड़े होंगे? लोन पेयर्स पड़े होंगे। बाकी किसी एटम के पास लोन पेयर्स नहीं है, उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज अप हो चुके हैं। क्लियर है? हम इसको इस तरह बना सकते हैं। ठीक है ना? तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन किसको बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बोलते हैं। ठीक है, बिटवीन पार्टिकल्स डिटरमिन्स वेदर द सब्सटेंस इज अ सॉलिड लिक्विड और गैस। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही डिसाइड करती हैं। ठीक है ना? या आयनिक बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिसाइड करती है कि कितना आपके पास जो है कंपाउंड सॉलिड होगा या क्या होगा। बॉन्डिंग डिसाइड करती है बेसिकली। ठीक है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स डिसाइड करती है। कहते हैं लिथियम सल्फाइड Li2S आपको पता है इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड with a melting point of 938 डिग्री सेल्सियस। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज मोल्टन। तो ये कौन सा टाइप ऑफ कंपाउंड होता है जो मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है? वही कंपाउंड जो मोल्टन फॉर्म में फ्रीली मूविंग आयंस की फॉर्म में होगा। ठीक है, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो वो कौन सा कंपाउंड हो सकता है? एक कोवलेंट आयोनिक। कंपाउंड हो सकता है या आयनिक कंपाउंड हो सकता है, तो आयनिक कंपाउंड होगा। ऐसे ही है ना? तो कहता है जी गिव द फॉर्मूले ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉलिड लिथियम सल्फाइड। लिथियम सल्फाइड में जो पार्टिकल्स हैं उनकी बात हो रही है। तो मुझे बताओ एक आयनिक कंपाउंड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? आयंस होते हैं ना या एटम्स होते हैं?
आयंस होते हैं ना। फिर आयंस होते हैं। यस, तो हमने आयंस लिख के दिखाने हैं इन लिथियम सल्फाइड। आपके पास लिथियम आयन है Li1+ वाला, और एक सल्फाइड आयन है, ये आपस में क्या हुए हैं, ऑपोजिटली चार्ज आयंस, आयनिकली बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हाई लिथियम सल्फाइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आपके पास एक तो हमें पता है आयनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर जो है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है या जाइंट स्ट्रक्चर होता है। फिर जाइंट स्ट्रक्चर। जाइंट स्ट्रक्चर, तो इट हैज अ जाइंट स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग कौन सी वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of attraction between oppositely charged ions। जिस वजह से लिथियम सल्फाइड जो है उसका एक हाई बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि उसको अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है, यानी ये जो लिथियम सल्फाइड है Li1+ एंड सल्फाइड, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ना पड़ेगा, तब ये फ्रीली मूविंग आयंस या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, और इसके अलावा इनका एक जाइंट स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमारे पास इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ आपके पास आयंस इधर अटैच्ड होंगे एक दूसरे के साथ विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Carbon monoxide is a gas at room temperature and pressure. It contains a coordinate covalent bond. Explain what is meant by a coordinate covalent bond. तो coordinate covalent bond हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको? हम कहते हैं it is a bond formed when both electrons या when both electrons are shared by a single atom. Single atom, एक सिंगल एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के लिए क्या करता है, डोनेट करता है, ताकि फिर आपके पास एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो सके। ठीक है, आगे उसने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बनाने के लिए दिया हुआ है, तो अब हमें याद हो जाना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड में आपके पास कार्बन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा था, डबल बॉन्ड, और लोन पेयर ऑक्सीजन एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते, तो आप बना सकते हो उसको देख के डायरेक्ट। दो बॉन्ड पेयर्स हैं कोवलेंट बॉन्ड वाले, और एक आपके पास लोन पेयर आ रहा है फ्रॉम ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम जरा इधर ये फिल कर लेते हैं। कार्बन जो है अपने दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन से उसके बदले दो इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स इधर देने हैं, तो ये हमारा ऑक्सीजन एटम आ गया। तो ये तो बॉन्डिंग आ गई बीच में। इसके अलावा अगर किसी के लोन पेयर्स पड़े हैं तो वो आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो बनाने के लिए हम जरा चेक करते हैं कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है कार्बन के पास क्या लोन पेयर होना चाहिए इधर? बताओ जरा। हमने ऊपर इसका स्ट्रक्चर देखा है, क्या कार्बन के पास लोन पेयर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में? बिल्कुल होता है। ठीक है, होता क्योंकि है। उसकी बॉन्डिंग हो गई है स्टेबलाइज, तो एक लोन पेयर कार्बन के पास पड़ा हुआ है अपना। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन ने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स दिए, ऑक्सीजन इज फ्रॉम ग्रुप 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड के लिए शेयर किए और दो इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में दिए हैं। तो पीछे कितने लोन पेयर्स रह गए ऑक्सीजन के पास? एक लोन पेयर रह गया है, दो इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसके आउटर मोस्ट शेल में पड़े हैं। तो ये स्ट्रक्चर है ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसके अगर इस तरह याद कर लेते हो डायरेक्ट, तो इसको डायरेक्टली सिर्फ शेल्स बना के बनाना है, और कुछ भी फर्क नहीं है। कहता है आपसे कि सल्फाइड्स आर कंपाउंड्स दैट कंटेन सल्फर बट नॉट ऑक्सीजन। ठीक है, सल्फाइड्स। Carbon disulfide is a volatile liquid at room temperature and pressure. State the meaning of volatile. Volatile का मतलब क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पे क्या कर जाए, इवेपोरेट कर जाए। ठीक है, यस, या वेपराइज कर जाए। A substance which will या which vaporizes या evaporates at room temperature, या इसको हम सराउंडिंग टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, at surrounding temperature।
ठीक है, कहते हैं ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ CS2 मॉलिक्यूल। अब CS2 इज वेरी सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इज ऑल्सो फ्रॉम ग्रुप 6, तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता था? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसी तरह सल्फर इज ऑल्सो फ्रॉम ग्रुप 6, तो CS2 का स्ट्रक्चर विल ऑल्सो बी सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब हम उधर वो मोल व्यू पे स्ट्रक्चर्स देख ले तो हमने CS2 का भी स्ट्रक्चर किया था उसमें। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो या कार्बन डाइसल्फाइड हो, एक ही बात। तो हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सेंट्रल में आपके पास कार्बन आ जाएगा, दो सल्फर एटम्स लेफ्ट एंड राइट आपके पास जुड़े हुए हैं। अगर इस तरह डायरेक्टली नहीं समझ आती, तो कार्बन इज C612, 2,4, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार रिक्वायर्ड हैं और टू बी स्टेबल। सल्फर इज S1632, तो 2,8,6, सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको टू इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं टू बी स्टेबल। तो ये कार्बन से क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन्स लेगा और अपने सिक्स इलेक्ट्रॉन्स में से दो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देगा, तो बाकी इसके पास एज फोर इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर पड़े होंगे। इसी तरह दूसरा सल्फर भी कार्बन से दो इलेक्ट्रॉन्स लेगा और उसके बदले अपने दो इलेक्ट्रॉन्स उसको देगा, एंड बाकी जो फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज लोन पेयर इसके स्ट्रक्चर में पड़े होंगे। ठीक है, तो अगर हम कार्बन को देखें अब, तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, सल्फर के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ CS2। सजेस्ट द बॉन्ड एंगल इन अ मॉलिक्यूल ऑफ CS2। अब बॉन्ड एंगल डिसाइड करना है, तो आप चुप करके अपने पास पहले इसका लो स्ट्रक्चर बनाओगे। अब सेंट्रल एटम पे देखते होते हैं, सेंट्रल एटम ने कितने बॉन्ड पेयर हैं इसके पास। तो हमने क्या कहा था, हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको भी क्या गिनते हैं? एक बॉन्ड पेयर ही गिनते हैं। तो वन बॉन्ड ये और ये दूसरा बॉन्ड, तो हमारे पास टू बॉन्ड पेयर्स हैं, और सेंट्रल एटम पे जीरो लोन पेयर्स हैं। कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है। तो 2 0 वाला केस हो तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? 180 डिग्री और लीनियर फिर स्ट्रक्चर। 180। यस, तो हमारे पास बॉन्ड एंगल बताने, तो हम उसे क्या बताएंगे? 180 डिग्री है। ठीक है, आपके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए बिटवीन सेम एटम्स, तो हम उसको एक ही दफा गिनते हैं। ठीक है, तो हम उसको गिनते हैं यार, एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये बॉन्ड पेयर है, फॉर वेस्पर थ्योरी। कहते हैं CS2 इज अ लिक्विड एट अंडर रूम कंडीशंस व्हाइल CO2 इज अ गैस। एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज द डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन CS2 एंड CO2। अब एक लिक्विड है, तो उसका मतलब है उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी कोई डिफरेंट किस्म की। और एक आपके पास गैशियस है, यानी इसमें वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है एट रूम टेम्परेचर। ऐसी है क्योंकि इसके पार्टिकल ज़्यादा फार अपार्ट होंगे। CS2 लिक्विड है क्योंकि उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ रही होगी, जिसकी वजह से वो क्या होगा, आपके पास एक लिक्विड हो गया, यानी उसके क्लोजर होंगे आपके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के, मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही डिसाइड करती हैं। तो हम अब बता सकते हैं कि पहली बात तो ये कि दोनों कैसे कंपाउंड्स हैं, CO2 हो या CS2 हो, बोथ आर कोवलेंट कंपाउंड्स। ऐसे, तो दोनों में कौन सी वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, या कौन सी वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी? तो आप मुझे बताना जरा कि हमने डिसाइड करना है कि किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है ना, क्योंकि एक लिक्विड है, तो हम इसको कहेंगे yes, इसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, इसी वजह से ये लिक्विड है। और ये जो है ये गैस है, तो इसमें वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी। बट आप डिसाइड करना है कि पहले बात तो ये दोनों टाइप ऑफ कंपाउंड्स कौन सी है? कोवलेंट कंपाउंड्स है दोनों। ऐसे सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। तो अगर कोवलेंट कंपाउंड है, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया पोलर है नॉन पोलर है कैसा है, तो अगर सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड हो, तो उसमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? लंदन फोर्स। लंदन फोर्स तो दोनों में मौजूद है, इसमें भी लंदन फोर्स है, इसमें भी लंदन फोर्स है। ठीक है, क्या ये दोनों पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं या नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स है? इधर से चेक करो सर। सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर्स एंड सराउंडिंग एटम्स आर सेम, तो ये कैसे होंगे? नॉन पोलर होंगे ना? तो बताना जरा। पोलर नहीं होगा। नॉन पोलर होगा ना? नॉन पोलर कंपाउंड कैसे, किस तरह आइडेंटिफाई करते थे? कि उसका जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास जीरो लोन पेयर्स हो, और सराउंडिंग एटम सेम हो, जो अटैच्ड एटम्स हो। इट्स नॉन पोलर, यस, सॉरी। फिर वो क्या होगा? एक सॉरी सॉरी, नॉन पोलर। राइट। तो हमारे पास ये कैसा कंपाउंड है? दोनों नॉन पोलर है, तो क्या परमानेंट डाइपोल फोर्स होगी यहाँ पे? नहीं होगी। ऐसे ही है ना,
परमानेंट डाइपोल फोर्स नहीं होगी। अच्छा एक और बात भी सुन लो, नॉन पोलर कैसे है कि जितना आपके पास इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा था, उतना ही आपके पास ये वाला ऑक्सीजन भी खींच रहा था, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट वो जीरो। याद आए किस तरह हमने किया था इसको, जिसकी वजह से इस पे कोई भी चार्जेस डेवलप यस नहीं सर, हुए। याद आ गया। रिजल्टेंट डाइपोल इज जीरो, जिसकी वजह से एक नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, तो इसी तरह CS2 इज ऑल्सो नॉन पोलर कंपाउंड। तो इसका मतलब है दोनों में सिर्फ लंदन फोर्स ही मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एग्जिस्ट करती है। यानी ये जो CS2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, इनके बीच में भी सिर्फ एक ही फोर्स है, लंदन फोर्स। और ये जो CO2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में भी सिर्फ लंदन फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब है कि अगर एक लिक्विड है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एक में वीकर लंदन फोर्स है और एक में स्ट्रॉन्गर लंदन फोर्स है, जिसकी वजह से एक लिक्विड और एक गैस है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स करीब आते जा रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पे मॉलिक्यूल ज्यादा करीब आएंगे, जहां पे लंदन फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी। तो लंदन फोर्स के फैक्टर्स क्या क्या थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ये दो फैक्टर्स थे। शेप तो दोनों की कैसी है, बॉन्ड एंगल भी सेम है ना दोनों का। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो 180 एंड लीनियर, CS2 इज ऑल्सो 180 एंड लीनियर। तो शेप वाला फैक्टर तो बाहर। इसका मतलब है डिसाइडिंग चीज क्या है, लंदन फोर्स है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मुझे बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लंदन फोर्स के बीच में कैसी प्रोपोर्शनैलिटी थी? डायरेक्ट। A molecule which has more number of electrons has a stronger डायरेक्ट। London force, and a molecule with weaker, yeah, so lesser number of electrons has weaker London force. ऐसी है। तो इस वजह से CS2 को अगर देखें तो कार्बन ब्रिंग्स इन 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड सल्फर ब्रिंग्स इन 2 times 16 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 32 + 6। इसमें 38 इलेक्ट्रॉन्स हैं CS2 के मॉलिक्यूल में। जबकि CO2 को देखें तो कार्बन ब्रिंग्स इन 6 इलेक्ट्रॉन्स, एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, तो 2 times O8 होता है। तो ये कितने ला रहे हैं आपके पास, 16 + 6, 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसके पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन डाइऑक्साइड के पास, तो इसकी लंदन फोर्स कैसी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर होगी। वीकर लंदन फोर्स की वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से ज्यादा दूर पड़े होंगे, वीकर लंदन फोर्स की वजह से। ऐसे ही है, तो इस वजह से वो यस सर। गैशियस अरेंजमेंट में है। जबकि CS2, सिंस CS2 हैज स्ट्रॉन्गर लंदन फोर्स, तो स्ट्रॉन्गर लंदन फोर्स होने की वजह से द CS2 मॉलिक्यूल्स विल बी क्लोजर टू ईच अदर, तो ये लिक्विड अरेंजमेंट में होंगे। ठीक है ना? तो हमने रीजनिंग देख ली कि कैसे करनी थी। आपने हमेशा देखना है टाइप ऑफ कंपाउंड क्या है, कौन कौन सी पॉसिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो सकती हैं, जिनको मैंने एक्सप्लेन करना है, जिनके बीच में कंपैरिजन करना है। तो हम इसे बताएंगे कि सिंस CS2 has more number of electrons, it has stronger London force, stronger London force between molecules. So molecules are closer together. इस वजह से लिक्विड स्टेट में है। So molecules are closer to each other and in liquid arrangement. क्लियर है सवाल? हमेशा हमारा थॉट प्रोसेस यही होगा कि टाइप ऑफ कंपाउंड क्या है, अगर कोवलेंट है तो लंदन फोर्स तो है ही। ठीक है, पोलर है नॉन पोलर है कैसा है, उसको भी डिसाइड करेंगे। अगर पोलर हुआ तो परमानेंट डाइपोल फोर्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर आपके पास स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन और आपके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्रॉम नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वहां इंट्रोड्यूस हो जाएगी। फिर इन तीनों में कंपैरिजन होगा। ठीक है ना? बट इधर सिर्फ लंदन फोर्स, लंदन फोर्स के फैक्टर्स हुए दीज टू, जिसमें से शेप दोनों की सेम है, तो वो बाहर हो गया, कांस्टेंट हो गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कमेंट कर दिया हमने। चले आगे। कहते हैं यस सर। इन द लैब HI aqueous कैन बी फॉर्म बाय टू स्टेप प्रोसेस। आप आयोडीन का पहले फास्फोरस से रिएक्शन कराएं, PI3 बनवाएं, और फिर PI3 सॉलिड का वाटर से रिएक्शन कराएं, तो H3PO3 एंड HI विल बी प्रोड्यूस्ड। तो HI प्रोड्यूस करने का तरीका है, कहते हैं ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ PI3 मॉलिक्यूल। तो PI3 मॉलिक्यूल के लिए डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास एक फास्फोरस एटम है। अब ये याद है ना आपको, ग्रुप 7 का कोई भी एलिमेंट हो, जैसे I2, आयोडीन कितने बॉन्ड्स बनाता है, सिंगल, F2।
फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन Cl2 सिंगल बॉन्ड। तो वैसे तो ये याद करने का तरीका एक आसान हो जाता है, ज़रा ज़्यादा आपको ज़्यादा ख्वारी नहीं करनी पड़ती। बट फॉस्फोरस इज P1531, फॉस्फोरस हैज 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बनेगा 2,8,5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन इज Cl17, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स, 2,8,7। क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, फास्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये हमारा सेंट्रल एटम आ गया फास्फोरस। 3 क्लोरीन्स आर अटैच टू फास्फोरस। अब क्लोरीन को देखो, तो फास्फोरस के पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, हर क्लोरीन को उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन हर क्लोरीन को दे देते हैं। फास्फोरस को क्रॉस से शो कर रहा हूँ, और डॉट से शो करूंगा क्लोरीन को। तो क्लोरीन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, डोनेट करेंगे आउट ऑफ द 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स अपनी वैलेंस शेल में थे। इसी तरह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एंड फास्फोरस ने अभी तक अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स में से कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज किए हैं, 3। तो वो जो दो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास, वो एज लोन पेयर इसकी आउटर मोस्ट शेल में पड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये PCl3 का स्ट्रक्चर है। सॉरी, Pi3 उसने बोला था, तो हम आयोडीन लिख देते हैं इसकी जगह बस। ग्रुप 7 से तो हमें पता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो मैं PCl3 बना दिया ना मैंने। आप इधर सिर्फ आयोडीन लिख दो बस, क्योंकि बात तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की होगी ना, तो आयोडीन इज ऑल्सो फ्रॉम ग्रुप 7। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे उसके पास। क्लियर है? तो Pi3 का ठीक है स्ट्रक्चर इस सर। तरह, जैसे हमने PCl3 बनाया था उसी तरह एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर ऑफ Pi3। कहते हैं इंडियम एंड एल्यूमिनियम आर एलिमेंट्स इन ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इंडियम हैज वेरी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज टू एल्यूमिनियम। Indium reacts rigorously with hydrochloric acid to form a colorless gas and salt in solution. Indium oxide is amphoteric, gaseous. Indium bromide InBr6, this molecule contains coordinate covalent bonds. इसकी शक्ल किससे मिलती है अगर ये एल्यूमिनियम के ग्रुप में ही है? तो इसी को देख के आपको क्या लगता है ये किससे शक्ल मिलती है इसकी? Al2Cl6 वाले मॉलिक्यूल से ही नहीं शक्ल मिलती इसकी? फिर मिलती एल्यूमिनियम है। एंड इंडियम आर बोथ फ्रॉम द सेम ग्रुप। तो In2Br6, आपने सिर्फ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दी और एल्यूमिनियम की जगह आयोडीन लगा दिए। तो इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, तो दिस इज इंडियम, उसके साथ एक ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन, एंड थर्ड ब्रोमीन। और इसी तरह सामने आपके पास एक और इंडियम के साथ InBr3 आ जाएगा। इधर से इंडियम ने डेटिव बॉन्ड बनाया, सॉरी इंडियम नहीं बनाता, ब्रोमीन बनाएगा ना, ब्रोमीन के पास लोन पेयर है। तो ब्रोमीन विल फॉर्म डेटिव बॉन्ड ओवर हेयर एंड ब्रोमीन विल फॉर्म डेटिव बॉन्ड ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। ठीक है, बाकी ब्रोमीन्स के अपने अपने लोन पेयर्स आपने लाजमी बनाने हैं। ये इस ब्रोमीन के बाद भी 3 लोन पेयर्स हैं, क्योंकि ग्रुप 7 से है, एक बॉन्डिंग में इधर इन्वॉल्व है। 3 लोन पेयर्स, इसके भी 3 लोन पेयर्स थे, इसके भी 3 लोन पेयर्स हैं, इसके भी 3 लोन पेयर्स हैं, एंड दिस वन ऑल्सो। ठीक है, ये एक लोन पेयर इसमें गिन लें, और जहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग कर। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ Al2Cl6 जिस तरह बनाते थे, इसी तरह In2Br6 बनाएंगे। कहते हैं ड्रॉ अ डायग्राम दैट क्लियरली शोज द टाइप्स ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन In2Br6। ओके, तो हमने क्या किया? अच्छा, हमने ऊपर कर दिया, उस सवाल नीचे लिखा हुआ था, ऊपर इंफॉर्मेशन थी, नीचे उसने सवाल पूछा था। तो यही जो बेसिकली हमने डायग्राम बनाई है, इसको हमने किधर बनाना था, इस वाली डायग्राम को, 2 मिनट, इसी डायग्राम को आपने किधर बनाना था, इधर बनाना था। ठीक है, आगे कहते हैं ये वाला मेरा नहीं ख्याल, अभी आप कर सकते हैं। P4O6 इज अ वाइट सॉलिड, चलो कर सकते हैं बल्कि। P4O6 इज अ वाइट सॉलिड दैट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस। बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं है ऐसे, तो कैसा कंपाउंड हो सकता है? सिंपल कोवलेंट। फिर कहते हैं सॉलिड P4O6 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म H3PO3। वो बात हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हमने उसको किया हुआ नहीं है। रिड्यूस द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग प्रेजेंट इन P4O6। मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ एटम्स गिन सकते हैं ना हम, इसके मॉलिक्यूल में कितने होंगे? यस सर। बिल्कुल गिन सकते हैं। तो एक तो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करेगा, और बॉन्डिंग कौन सी होगी इसमें? कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। तो हम उसको बता देंगे, रिड्यूस द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो P4O6 हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर
and phosphorus and oxygen form covalent bonds with each other, with each other. ठीक हो गया? तो हमने सिंपली उसको ये बताना था कि ये एक तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग होगी इसमें, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड है, और दूसरा सिंपल कोवलेंट कंपाउंड है, तो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा इसका। फिर कहते हैं मैग्नीशियम हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 650 डिग्री सेल्सियस। मैग्नीशियम इज अ मेटल, ठीक है, मेटल है ये। अब कोई ना आयनिक कंपाउंड इधर लिखा हुआ है, ना आपके पास कोई कोवलेंट कंपाउंड लिखा है, सिर्फ मैग्नीशियम लिखा है, तो मैग्नीशियम इटसेल्फ इज अ मेटल। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो मेटल है। एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम बाय रेफरिंग टू इट्स स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि इसमें कैसे बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, मेटल है ना, तो मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि इधर आपके पास मेटेलिक बॉन्डिंग में इस पॉजिटिवली चार्ज मैग्नीशियम आयन जो एक प्लेस में ही रहते हैं, और जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब किक आउट होते हैं, इनके बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको पकड़ के रख रही होती है? वो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? ये जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज आयन के बीच में है, इसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग। तो इसमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स हैं एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कौन सी वाली चीज? इलेक्ट्रॉन यस, बट इसको क्या बोलते हैं, डिलोकलाइज्ड। कौन से इलेक्ट्रॉन? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स, तो हम कह लेते हैं जी, इसको इस तरह लिख लेते हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू presence of delocalized या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इतनी सी बात आपने उसको लिख के दिखानी थी। आगे आपसे कहते हैं रेडियम इज एन एलिमेंट फाउंड इन ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इट इज रेडियम, रेडियम जो है दिस इज फ्रॉम ग्रुप 2, तो ये क्या है, एक मेटल है। इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। रेडियम क्लोराइड NaRaCl2 has a melting point of 900 degrees Celsius, which is a high melting point and is soluble in water. कोवलेंट कंपाउंड्स aren't soluble in water। कौन से कंपाउंड्स आर soluble in water? जो कि पानी में जाके फ्रीली मूविंग आयंस बनाते हैं। तो वो कैसा कंपाउंड होगा ये रेडियम क्लोराइड, इसका मतलब है आयनिक कंपाउंड है। कहते हैं प्रिडिक्ट द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ रेडियम क्लोराइड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब्ड। अगर इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर, यानी वो एक्वस फॉर्म बना सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड्स में आपके पास लैटिस स्ट्रक्चर कैसा होता है, जायंट लैटिस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसमें जायंट लैटिस। अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में क्या होती है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो कहता है प्रिडिक्ट द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ रेडियम क्लोराइड बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब्ड। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट है और सॉल्युबल इन वाटर, इससे पता लगा कि आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का लैटिस स्ट्रक्चर अब आपने उसको एक्सप्लेन करके देना है कि इट हैज जायंट आयोनिक लैटिस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। Draw the dot and cross diagram to show the arrangement of outer electrons in radium chloride। अब रेडियम क्लोराइड जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, दोनों आयंस को बना के करते हैं। ठीक है, रेडियम जो है दिस इज फ्रॉम ग्रुप 2। ठीक है, तो रेडियम जो है हमारे पास ग्रुप 2 वाला आयन है। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हम उसको बना लेते हैं, और 2 प्लस का इस पे ओवरऑल चार्ज होगा। वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे 2, क्योंकि ग्रुप 2 से था, इसने उसको क्या कर दिए, लूज कर दिए। ग्रुप 2 से था ना, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और उन दो को ये क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो उस पर 2 प्लस का चार्ज है। इसी तरह जो क्लोराइड है दैट इज फ्रॉम ग्रुप 7। अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने होते हैं, 7 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया हुआ है रेडियम से, जो रेडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने गेन किया हुआ। तो इस पे कितना चार्ज आएगा, 1 माइनस का। तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन किधर गया, तो हमारे पास कितने क्लोरीन्स हैं,
दो क्लोरीन है, इसका मतलब है टू टाइम्स क्लोरीन है। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, दूसरे क्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का इस तरह तरीका होता है, Yes, sir. डॉट एंड क्रॉस ऑर्बिटल डायग्राम से। कहते हैं मैग्नीशियम शोज द रिएक्शंस टिपिकल ऑफ अ ग्रुप टू मेटल। ठीक है, ड्रॉ द लेबल द डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग इन मैग्नीशियम मेटल। मेटेलिक बॉन्डिंग की डायग्राम बनानी है, तो हमारे पास ये आ गया। ये आ गया आपके पास मैग्नीशियम टू प्लस, मैग्नीशियम टू प्लस, मैग्नीशियम टू प्लस। मैं छोटा कर देता हूँ उसको, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता। मैग्नीशियम टू प्लस आयन, मैग्नीशियम टू प्लस आयन एंड मैग्नीशियम टू प्लस आयन। इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास मेटल का स्ट्रक्चर आ गया। और इसके अलावा इसमें क्या होंगे आपके पास, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इधर उनको बाहरी बना दो, जितने दिल करता है आप बनाएं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ठीक है, और इन एम्प्टी स्पेसेस में भी बना दो इलेक्ट्रॉन्स। और उनको लेबल लाजमी करना है। एक मार्क है फॉर मेकिंग द डायग्राम, दूसरा मार्क है फॉर लेबलिंग। तो हम इसको लिख के दिखाएंगे कि ये हमारे पास हमारा सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड लैटिस है। ठीक है, तो हमने उसको इस तरह डायग्राम लेबल करके दिखानी है। तो हम कहते हैं ना पॉजिटिवली चार्ज लैटिस सराउंडेड बाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने उसको ये शो करके दिखाना है, साथ थोड़ी सी मेटेलिक बॉन्डिंग भी करके दिखा दो। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इधर क्या कर रहे होंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग कर रहे होंगे। तो इनको थोड़ी सी मेटेलिक बॉन्डिंग करके विद द पॉजिटिव आयन, तो उसको भी लेबल कर दो कि ये हमारे पास जो हमने बनाया है, दिस इज आवर मेटेलिक बॉन्ड। तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. अम, अच्छा, इसमें ना ये पहला वाला जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये तो आप नहीं कर सकते। बट ये दो आइसोमर्स उसने आपको दिए, इनके स्ट्रक्चर्स उसने आपको बना के दे दी। कहते हैं सजेस्ट द वैल्यू ऑफ बी पार्ट, हम इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। कहते हैं सजेस्ट द वैल्यू ऑफ फॉर द क्लोरीन एस एस बॉन्ड एंगल इन आइसोमर वन। क्लोरीन एस एस बॉन्ड एंगल, यानी इस पोर्शन में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, इस पोर्शन में क्लोरीन एस एस में आपने इसका बॉन्ड एंगल बताना है। तो बॉन्ड एंगल कहाँ पे जज होगा, इस सेंट्रल एटम पे या इसके अलावा कहीं पे? इन तीन एटम्स में सेंट्रल एटम कौन बन रहा है, सी एल एस एस में आपके पास सेंट्रल एटम सल्फर है ना। तो इस सल्फर पे बताना है बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है। तो मैं जरा इसको खोल के लिखता हूँ। तो ये हमारे पास सल्फर आ गया, ये आगे एक सल्फर से अटैच्ड और एक क्लोरीन से अटैच्ड है। सल्फर इज फ्रॉम ग्रुप सिक्स। ठीक है, ग्रुप सिक्स से एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया। इसका मतलब है सल्फर के पास दो लोन पेयर्स भी पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सल्फर है इधर, इसके पास दो लोन पेयर्स भी हैं। तो आप जरा केस समझते हैं कौन सा वाला केस है। आपने वेस्पर थ्योरी से बॉन्ड एंगल्स डिसाइड करने होते हैं। तो इसके पास टू बॉन्ड पेयर्स हैं और टू लोन पेयर्स हैं। तो ये कौन सा वाला केस बनता है, टू टू वाला केस। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, फोर। उसमें से दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर। तो अगर चारों बॉन्ड पेयर्स होते हैं, जीरो लोन पेयर्स होते हैं, तो फिर बॉन्ड एंगल क्या बनता है, 109.5 टेट्राहेड्रल शेप होती है। बट अगर फोर टोटल पेयर्स में से थ्री वन वाला केस हो, तो हमारा बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस बाय 2.5। एक लोन पेयर आता है ना, तो उससे बॉन्ड एंगल एक लोन पेयर से आपके पास -2.5 डिग्रीज कम हो जाता है। तो ये थ्री वन वाला केस भी नहीं है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स चार ही हैं, लेकिन उसमें दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर। तो जब एक और लोन पेयर आ जाएगा, टू बॉन्ड पेयर, टू लोन पेयर, तो हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या बन जाएगा, 104.5। ठीक है, हमने -2.5 दोबारा करना है, एक और लोन पेयर आ गए, तो 104.5। और शेप क्या होगी, इसको हम बोलते हैं बेंट शेप। ठीक है, नजर आ रहे हैं यहाँ पे बेंट शेप है। ठीक है, तो हम इसको बताएंगे बॉन्ड एंगल क्या है, 104.5 डिग्रीज आपका बॉन्ड एंगल। एक्सप्लेनेशन उसने आपसे पूछी है, तो हम बताएंगे सिंस सल्फर हैज टू बॉन्ड पेयर्स एंड टू लोन पेयर्स, टू लोन पेयर्स, so according to Vesper theory, it should have
बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5 एंड कैसी शेप होनी चाहिए इसकी? इसकी शेप होनी चाहिए बेंड शेप, एंड बेंड शेप। ठीक है, तो ये हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है कि हमने वेस्पर थ्योरी से दो बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, तो इट रिजल्ट्स इन अ बेंड शेप एंड अ बॉन्ड एंगल ऑफ 104.5। Draw the dot and cross diagram to show the bonding in isomer 2. Show outer shell electrons only. Isomer 2 जो है उसको ज़रा मैं इधर से छाप के नीचे पहले कॉपी करता हूँ, बल्कि मैं बना लेता हूँ। आइसोमर 2 इज सल्फर, एक और सल्फर, एक क्लोरीन, एक क्लोरीन। आप इधर से इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना सकते हैं अगर आपको क्लियर स्ट्रक्चर पता हो। तो इधर देखो ज़रा, क्लोरीन जो है उसके पास अपने कितने लोन पेयर होंगे? 7 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक शेयर किया हुआ है। ठीक है, यानी एक बॉन्ड पेयर इधर है क्लोरीन के साथ, एक बॉन्ड पेयर इधर है सल्फर का, और ऊपर दो बॉन्ड पेयर हैं विद द अदर सल्फर। तो हम ये सल्फर एटम्स दरमियान में बनाते हैं। एक क्लोरीन इधर बना लो, एक बॉन्ड पेयर इसके साथ है, एक क्लोरीन इधर बना लो, एक बॉन्ड पेयर इसके साथ है। ऊपर सल्फर के साथ डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है टू बॉन्ड पेयर ऊपर वाले सल्फर के साथ। ऐसे ही अब सिर्फ आपने इनके, अगर किसी के पास लोन पेयर बचे हैं तो वो बनाने। सल्फर जो है इट इज फ्रॉम ग्रुप 6। सल्फर ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं? आउटर मोस्ट शेल में उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, जिसका मतलब है सल्फर हैज अ लोन पेयर। इसी तरह ऊपर वाले सल्फर को देखें तो सल्फर अगेन इज फ्रॉम ग्रुप 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऊपर वाले सल्फर ने अपने एक, दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, तो उस सल्फर के पास कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे, लोन पेयर्स होंगे? दो लोन पेयर ऊपर वाले सल्फर के पास भी हैं। उसको सॉरी क्रॉस से बनाएंगे टू डिफरेंशिएट। इसी तरह क्लोरीन्स को देखें, क्लोरीन्स आर फ्रॉम ग्रुप 7, उन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको शेयर किया हुआ है, तो बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स आर एज 3 लोन पेयर्स। तो यहाँ पे भी अगर बनाते इस तरह की स्ट्रक्चर होती, ये स्ट्रक्चर होता है इस तरह। ठीक है, तो उससे आपने क्या बनाना है, सिर्फ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना के देंगे उसको। क्लियर है ये? चलें आगे। बस यस अब सर। ये एक लास्ट 19 करते हैं, फिर मैं क्लास कंप्लीट करता हूँ। कहते हैं स्पीशीज सच एज NH4+ and carbonatine and phosphatine PO43 minus are examples of molecular ions. Ionic and covalent bonds both involve an electrostatic force of attraction between different species. Identify the species that are electrostatically attracted to one another in an ionic bond. अच्छा, ठीक है, हमारे पास उसने 3 स्पीशीज दे दी हैं, तीनों आयन्स हैं आपस में। कहते हैं आर मॉलिक्यूलर आयन्स। Ionic and covalent bonds both involve in electrostatic attraction between different species. Identify the species that are electrostatically attracted to one another in an ionic bond. Ionic bond कौन कौन से स्पीशीज आपस में बना सकते हैं? आप एक पॉजिटिव आयन उठाओ और एक नेगेटिव आयन उठाओ, तो आपके पास एक तो अमोनियम आयन एंड कार्बोनेट आयन भी आपस में आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। इसी तरह अमोनियम आयन और फॉस्फेट आयन, अमोनियम फॉस्फेट बना के आपको क्या दे सकते हैं? एक आयनिक कंपाउंड दे सकते हैं। ठीक है, जबकि एक कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड इनमें से कौन बनाएगा? यस, कोवलेंट बॉन्ड इनमें से किसने बनाना है? सर कोवलेंट बॉन्ड PO4। नहीं, नहीं 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 नहीं, PO4। PO4 किसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी? नहीं, सिर्फ PO4 इज अ कोवलेंट बॉन्ड। हाँ, अगर सिर्फ फॉस्फेट को देखें तो उसमें कैसे बॉन्डिंग है? कोवलेंट बॉन्डिंग है ना। अगर कोवलेंट। सिर्फ अलोन फॉस्फेट को आप देखो तो उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग है। यस सर। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह अगर हम देखें अपने पास कार्बोनेट आयन को, CO3 2 तो उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग है। यस सर। बिल्कुल है। अच्छा, इसके अलावा अमोनियम आयन
क्या उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग है? Yes, sir. ठीक है। तो हमारे पास हम इधर क्या क्या लिख सकते हैं? हम अमोनियम भी लिख सकते हैं, हम कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, और हम फॉस्फेट भी लिख सकते हैं। ये जो आयंस हैं, ये मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं, इनमें अपने अंदर बिटवीन एटम्स कौन सी वाली बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अमोनियम आयन को देखो ना, NH4, सारे कैसे बॉन्ड्स हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, Over. NH4+। ऐसे इसी तरह कार्बोनेट को अगर देखें ना, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस: C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव एंड सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। इसमें भी क्या है? कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। इसी तरह फॉस्फेट में, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मेरा ख्याल है इसमें एक बॉन्ड ज़्यादा हो गया है। हाँ, PO4 3- है ना, तो एक ऑक्सीजन के साथ जो है, उसके साथ भी O-, इस तरह। तो अंदर बिटवीन दीज आपको क्या नजर आ रहा है? हमें क्या नजर आ रहा है? एक कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है बिटवीन दी Oh, एटम्स इनसाइड दीज आयंस। बट अगर ये आयंस आपस में जुड़े, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं वो आपस में कैसा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो उनकी आपस में आयनिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, जिसमें अमोनियम एंड कार्बोनेट जुड़ जाए या अमोनियम एंड फॉस्फेट जुड़ जाए, तो ये आपस में आयनिक बॉन्डिंग करेंगे। जबकि इन इंडिविजुअल आयंस के दरमियान में आपस में कैसी बॉन्डिंग है? इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग है। ठीक है ना? yes, sir. हाँ, बस ये हम कल बाकी इसको है जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 20 से, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे। ठीक है, इधर तक क्लियर है? आसान था ना, मुश्किल तो नहीं? Sir, आसान था। जी, चलो ओके फिर। नेक्स्ट 20 कल डेडलाइन है, इसको कल क्लास से पहले पहले आपने मुझे सबमिट कराना। ठीक है, ओके। ठीक है चलो, सर। अल्लाह हाफिज़। काफिर। ठीक है ना? तो हम क्वेश्चन नंबर सर। 20 से स्टार्ट लेते हैं। कहते हैं कंप्लीट टेबल 2.1। उसमें बॉन्डिंग स्ट्रक्चर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स उसने आपसे पूछी हुई है। बट अभी के लिए ना हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो नहीं बता पाएंगे। बता भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बताते तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि आगे हमने पढ़ना है पीरियड 3 एलिमेंट्स को, तो उसमें हम ज़्यादा डिटेल में इसको देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये बता सकते हैं कि NaCl कौन सा टाइप ऑफ कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो उसमें बॉन्डिंग कौन सी होगी? आयोनिक की। बॉन्डिंग के लिए आप कोवलेंट लिख सकते हो, आयनिक लिख सकते हो, और मेटालिक लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास NaCl में कौन सी बॉन्डिंग है? आयनिक बॉन्डिंग है। ठीक है, फिर AlCl3 में कौन सी बॉन्डिंग है? यस, फिर उसमें भी आयोनिक ही होगी। AlCl3 में आयनिक बॉन्डिंग थी जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था। तो मुझे बताओ, इसमें आयनिक बॉन्डिंग थी या इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग थी? सिर्फ कोवलेंट, आयोनिक नहीं होनी चाहिए because मेटल एंड नॉन मेटल। हाँ, बट ठीक है, आयनिक होनी चाहिए, क्योंकि आपने याद किया है मेटल नॉन मेटल जो है वो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। लेकिन ये वाली डेफिनेशन तो हमने क्या कर दी थी इसको? हमने बाहर नहीं कर दिया था इस वाली डेफिनेशन को। कर दिया था। बट हम ये कह सकते हैं Al3+ और क्लोराइड के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो वो कैसा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। SiCl4, ये क्या होगा हमारे पास? कोवलेंट। PCl5, कोवलेंट। कोवलेंट। स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर में जाइंट एंड सिंपल दो ऑप्शन है सिर्फ। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? जाइंट। ऐसे SiCl4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सर उसका भी जाइंट ही जाइंट होगा। स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन अभी हमने इसको पढ़ा हुआ नहीं है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर है, उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे। PCl5 हमारे पास एक सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है, तो इसका एक सिंपल स्ट्रक्चर होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स, ये अभी हम नहीं कर सकते, इसको हम जाने देते हैं। वैसे हमें पता है कि यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 1+। एल्यूमिनियम की इधर क्या होगी? 3+। सिलिकॉन इज 4+। phosphorus is 5+। PCl3 में phosphorus is 3+। एंड SCl2 में सल्फर इज 2+। ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं आता तो वो मसला नहीं है इसका।
कहते हैं इन गैस फेज इक्वेशंस कंप्लीट द डॉट एंड क्रॉस टू शो द बॉन्डिंग इन Al2Cl6। ये सवाल हम कोई 3-4 दफ़ा कर चुके हैं, तो ये आप क्या कर सकते हो, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एन एक्सेस ऑफ क्लोराइड एक्वस इज एडेड टू 1 cm³ ऑफ Br2 एक्वस। क्लोराइड को आपने एक्सेस में एक ऐसे सोल्यूशन में डाला है जिसमें Br2 है, तो इन दोनों का आपस में क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। एक तो ब्रोमीन जो है वो इससे रिएक्शन करने के बाद, जब क्लोराइड से रिएक्शन करेगा Br2, तो आपके पास बनेगी 2BrCl बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब डाई हैलाइड, दो हैलोजन जब आपस में जुड़ जाए। कहते हैं व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एक्सप्लेन योर आंसर। तो ऑब्जर्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, कि जो ब्रोमीन है ये टूट जाएगा। ठीक है, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं इक्वेशन को, वैसे इक्वेशन अगेन हमने की भी नहीं है, ग्रुप 17 में हमने इसको पढ़ना है। तो ये ब्रोमाइड में चेंज हो जाएगा और जो क्लोरीन है वो Cl2 में चला जाएगा। ठीक है, तो ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और आपके पास एक येलोइश ग्रीन गैस बनना शुरू हो जाएगी। तो हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगेन हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड नहीं है, ये अभी उससे रिलेटेड है, ग्रुप 17 से, तो इसको भी जाने दो। यस, सल्फर ब्रोमाइड एंड सल्फर क्लोराइड, ये दो कंपाउंड्स हैं। एक का मेल्टिंग पॉइंट एम आर जो है वो 103.1 है, दूसरे का एम आर इज 191.1 एंड इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। SCl2 इज a liquid at room temperature, SBr2 is a gas at room temperature। तो इनका रिलेशनशिप क्या होगा, कि इनकी फिजिकल स्टेट्स किस वजह से गैशियस है, किस वजह से एक लिक्विड है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से रिलेट करके आपने उसे बताना है कि एक की स्टेट गैशियस क्यों है और एक की स्टेट लिक्विड क्यों है। जो आपके पास गैस है, जो आपके पास गैशियस स्टेट में SbR2, उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो कैसी होंगी, वीकर, ऐसे वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस Yes, होंगी, तो sir. जिसकी वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से ज़्यादा फार अपार्ट होंगे, जिसकी वजह से वो गैशियस अरेंजमेंट ले रहे हैं। और जो SCl2 है उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ज़्यादा क्लोज टुगेदर है। वैसे इन दोनों मॉलिक्यूल्स में ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, तो वो डिसाइड करने के लिए पहले तो ये बताओ, क्या ये दोनों कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। यस, क्या कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये। Yes, sir. यस, कोवलेंट कंपाउंड्स है, तो एक तो फोर्स कौन सी होनी चाहिए, लंदन फोर्स। दोनों में लंदन फोर्स है, और मजे की बात यह है कि SbR2 में लंदन फोर्स स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आप गिन लो, एक सल्फर है, दो ब्रोमीन है, दूसरे में एक सल्फर है, दो क्लोरीन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन लंदन फोर्स इज वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो नहीं इतना डिसाइड करती। इसके अलावा दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, पोलर नॉन पोलर। तो ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, सराउंडिंग एटम बेशक सेम है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हैं। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी इस पे स्लाइड नेगेटिव, इस पे स्लाइड नेगेटिव, सल्फर पे स्लाइड पॉजिटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। इसी तरह इधर भी स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, इसका मतलब है इसमें परमानेंट डाइपोल फोर्स भी है, परमानेंट डाइपोल फोर्स दोनों में है। लेकिन परमानेंट डाइपोल फोर्स विच इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स कंपेयर टू लंदन फोर्स, वो परमानेंट डाइपोल फोर्स SCl2 में स्ट्रॉन्गर है। और वो किस वजह से स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि SCl2 में क्लोरीन जो है, देखो ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन अपने ग्रुप में ऊपर आते हैं, यानी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ सेपरेशन ऑफ चार्जेस भी कैसी होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा, तो फिर इसकी परमानेंट डाइपोल फोर्स भी कैसी होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। ठीक है, तो हमारे पास इधर परमानेंट डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्गर है, जिसकी वजह से SCl2 जो है वो इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जबकि SbR2 ऑल्दो उसमें लंदन फोर्स है, ज्यादा है, लेकिन लंदन फोर्स इज वेरी वीक फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट SbR2 में ब्रोमीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो डेवलप हो रही है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो रही है, वो कम हो रही है, जिसकी वजह से PDF जो डेवलप होगी वो भी कम होगी। तो यही उसको एक्सप्लेन करके बताना है कि क्यों फिर SbR2 का स्टेट जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड होती है।
ड्रॉ और लेबल डायग्राम शो मेटेलिक बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, इस तरह का सवाल हम उसका कर चुके हैं। एक्सप्लेन व्हाई मैग्नीशियम हैज अ हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन सोडियम। तो इसका जवाब ये है कि जब मैग्नीशियम लैटिस में अपना आयन बनाता है तो उस पर 2+ का चार्ज आता है और वो ज़्यादा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है कंपेयर टू सोडियम, जिसपे सिर्फ 1+ का चार्ज होता है और वो एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करता है। तो मैग्नीशियम की जो मैग्नीशियम आयन बनेगा उसकी चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी भी ज़्यादा है और मोर नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम 2+ में होते हैं या मैग्नीशियम मेटल में होते हैं कंपेयर टू सोडियम मेटल। क्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव। सिलिकॉन 4 क्लोराइड अभी हम नहीं कर सकते, हमने इसको करना है। The melting points of some solids are shown. Magnesium, which is a metal, phosphorus, which is a non-metal, sodium chloride, ionic compound, और सल्फर अगेन नॉन मेटल। अब ये पता है ना, फॉस्फोरस एट रूम टेम्परेचर P4 सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 सॉलिड की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, दोनों सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एट रूम टेम्परेचर एंड कंडीशंस। इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हैं, कम है कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड जो कि ज़्यादा होता है, और मेटल में भी मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से ज़्यादा होता है। बॉन्डिंग इन मैग्नीशियम क्या है, मेटेलिक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इन सोडियम क्लोराइड इज आयनिक बॉन्डिंग, जो कि Ionic. आयनिक कंपाउंड है। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम क्लोराइड। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट्स में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि एक मेटल है जिसमें मेटेलिक बॉन्डिंग है जो कि एक वीकर बॉन्डिंग है कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड जिसमें आयनिक बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। जबकि मेटेलिक बॉन्डिंग में आपके पास जो पॉजिटिव लैटिस है और इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड में जो आयनिक बॉन्डिंग है इट इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू मैग्नीशियम में जो मेटेलिक बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, डिफरेंस है। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सल्फर एंड फॉस्फोरस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। पहली बात तो ये, सल्फर एंड फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज सिंपल मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, सिंपल कोवलेंट कंपाउंड सिंपल मॉलिक्यूल्स के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। और मुझे बताओ कि ये जो सल्फर है S8 और ये जो फॉस्फोरस है P4, क्या ये दोनों पोलर हैं, नॉन पोलर हैं? यस, क्या ये पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे? सेम एटम्स, Sir, ढेर सारे sulfur. आपस में जुड़े हैं, सेम एटम सारे जुड़े हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो फिर डिफरेंस पोलर होगा होंगे, सल्फर एटम्स के नॉन बीच में? पोलर होंगे। नहीं होगा, दोनों नॉन पोलर है। तो इनमें सिर्फ कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है, लंदन फोर्स एग्जिस्ट करती है। और अगर लंदन फोर्स हो तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, लंदन फोर्स के फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मेरे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास ज्यादा है, सल्फर एस के में पास। 8 सल्फर एटम्स हैं, तो 8 टाइम्स 16 इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने बनेंगे? और P4 में P4 टाइम्स 15 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सल्फर के पास। तो सल्फर की लंदन फोर्स स्ट्रॉन्गर है, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट देखो थोड़ा सा फॉस्फोरस से ज्यादा है। क्लियर है? तो ये आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि बोथ आर सिंपल कोवलेंट कंपाउंड्स एंड द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट इज बिकॉज सल्फर हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो स्ट्रॉन्गर लंदन फोर्स। ठीक है सर। अच्छा, POCl3, ये अभी हम नहीं कर सकते। explain the information in these there's structure and bonding in POCl3 in simple covalent, as simple covalent। हाँ अभी ये भी नहीं कर सकते, भी छोड़ देते हैं इसको। POCl3 का स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं ना, अभी स्ट्रक्चर वाले भी हमने सवाल किए हैं। आपको पता है ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाना है, क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 से हैं, उन्होंने एक एक बॉन्ड बनाना होता है। बस आपने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है। अगर फास्फोरस का, जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन रह गया, कोई इलेक्ट्रॉन्स रह गए तो पास लोन पेयर्स आ जाएंगे, क्लोरीन्स के बाकी इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स आ जाएंगे, ऑक्सीजन के बाकी इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप स्ट्रक्चर आप बनाने के काबिल हैं, आप खुद बना सकते हैं इनको। बिस्मुथ इज एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, अगेन मेटेलिक बॉन्डिंग का सवाल है, ये हम कर चुके हैं।
मेटेलिक बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर किस तरह बनाते हैं? इक्वेशन ऑफ वाटर विद बिस्म्यूथ नहीं लिख सकते। ये अगेन हमारे पास पीरियड 3 का रिएक्शन विद वाटर वाली इक्वेशन है। अच्छा हाँ। कहते हैं बिस्म्यूथ ऑक्साइड इज ए येलो इनसॉल्युबल सॉलिड दैट मेल्ट्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, यानी 1090 केल्विन इज अ वेरी हाई टेम्परेचर। द मोल्टन कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। रिड्यूस द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन बिस्म्यूथ ऑक्साइड। एक तो मुझे बताओ, हाई मेल्टिंग पॉइंट और लिक्विड स्टेट में, यानी मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, तो कैसा टाइप ऑफ कंपाउंड हो सकता है? Ionic. Ionic. आयनिक कंपाउंड हो सकता है। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। स्ट्रक्चर कैसा होगा? जाइंट स्ट्रक्चर होगा, जाइंट क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमसे बताएंगे बिस्मूथ ऑक्साइड इज एन आयनिक कंपाउंड विद आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स, एंड हैज अ वेरी जाइंट क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर या वेरी जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, क्लोरीन में कहते हैं Cl2 reacts with many elements and compounds to form chlorides. Table 2.1 shows information about some chlorides of period 3 elements. Again period 3 से सवाल है तो हम इसको कर तो नहीं सकते, तो उसको हम जाने देते हैं अभी। वैसे हम क्लोराइड्स के फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। Na जो है उसका क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। मैग्नीशियम का क्या होगा? MgCl2, क्योंकि Mg2 प्लस आयन और Cl नेगेटिव के बीच में बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ये Na1 प्लस और क्लोराइड आयन के बीच में इसका चार्जेस कैंसिल आउट होंगे, NaCl क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सिलिकॉन, सिलिकॉन इज 4 प्लस, क्लोराइड इज 1 माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास SiCl4 हमने देखा हुआ है कि ये क्या होता है, हमारे पास सिलिकॉन का एक क्लोराइड है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आयनिक कंपाउंड है, जाइंट। MgCl2 इज ऑल्सो एन आयनिक कंपाउंड, जाइंट। एंड जो आपके पास सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, दिस इज ऑल्सो अ जाइंट स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें आपके पास आयनिक बॉन्डिंग है, और MgCl2 में ऑल्सो आयनिक बॉन्डिंग, SiCl4 में कोवलेंट बॉन्डिंग है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन अभी आप नहीं बता सकते, जब आप इक्वेशंस पढ़ोगे कि जब ये वाटर में जाते हैं तो ये क्या करते हैं, उसके बाद हम पीएच बता सकते हैं। ठीक है। SCl2 मॉलिक्यूल आपने बनाने, थोड़ी देर पहले मैंने अभी सवाल एक डिस्कस करते हुए SCl2 और SbR2 का मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हुए इसका स्ट्रक्चर बनाया था। वैसे क्लोरीन्स को सल्फर से एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सल्फर उसको अपने 6 इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, बाकी इसके पास एज लोन पेयर्स पड़ेंगे। ये स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर है उस तरह SCl2 का स्ट्रक्चर होगा। प्रिडिक्ट द शेप, हाँ ये हम हमें करना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। प्रिडिक्ट द शेप एंड बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल ऑफ SCl2 यूजिंग वेस्पर थ्योरी। अब ये जो सेंट्रल एटम है इस पे 2 बॉन्ड पेयर्स हैं एंड 2 लोन पेयर्स हैं। तो जब 2 बॉन्ड पेयर हों, 2 लोन पेयर हों, टोटल पेयर्स 4 बनते हैं, तो 4 वाले में से सोचेंगे। चार जब टोटल पेयर्स हों तो उसमें डिफरेंट केसेस थे, 4 0 3 1 2 2। ठीक है, तो 2 2 वाला जो केस था उसको हम बोलते थे बेंट शेप, और उसका बॉन्ड एंगल यूज टू बी 104.5। ठीक है, तो हम इसे बताएंगे शेप विल बी बेंट शेप एंड बॉन्ड एंगल विल बी 104.5 डिग्रीज। ठीक है, आपने याद किस तरह करना है? आपने करना है 4 0 अगर होता तो 109.5 होता, 3 1 अगर होता तो एंगल 2.5 डिक्रीज कर जाता। ठीक है, ये टेट्राहीड्रल होती है, और जब 3 1 हो जाए तो एक एंगल जो है 107 हो जाएगा, एक तो -2.5, और शेप जो है इसकी क्या बन जाती थी? ट्राइगोनल पिरामिडल। और फिर उसके बाद 2 2 वाला केस, 2 लोन पेयर आ जाए तो 104, और अब आपके पास सिर्फ 2 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है एक बेंट शेप बनेगी, या वी शेप जिसको बोलते हैं। तो इस तरह आपने मेजर केस याद रखना है, उसके बाद उसमें सिर्फ लोन पेयर ऐड करके जो है बॉन्ड एंगल डिक्रीज करते जाओ, 104.5 हो जाएगा। और उसके अलावा शेप जो है वो तो याद करनी पड़ेगी। अब ये हमारे पास है बोरॉन नाइट्राइड, ये भी नहीं कर सकते, स्टेट्स ऑफ मैटर का सवाल है। रिड्यूस द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बोरॉन नाइट्राइड। हाँ, बोरॉन नाइट्राइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला आप लिख सकते हो, लेकिन अगेन अभी हमने मोल्स नहीं किया तो हम ये इसको छोड़ देते हैं। वैसे ये वाला सवाल मुझे क्या कहता है? सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ अनदर क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट हैज द एटम्स अरेंज्ड इन लेयर्स टू दैट ऑफ सॉलिड बोरॉन नाइट्राइड। See graphite. ग्रेफाइट, यस।
ड्रॉ लेबल डायग्राम शो द अगेन सोडियम है यानी मेटेलिक बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग आपसे पूछ रहे हैं, डायग्राम बना के। एस सी एन इज कलरलेस। एस सी एन में आपने देखना है कि आपके पास कार्बन को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, हमेशा चार बनाता है, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसका मतलब क्या होता है, इस नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। ठीक है, तो उस गेन्ड इलेक्ट्रॉन को किसके पास आना चाहिए, तो उसके लिए टिप आपको दे रहा हूं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये खुद ट्राई करना है, एलिमेंट्स प्रेफर नेगेटिव चार्ज, यानी वो प्रेफर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें। ठीक है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो प्रेफर करता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आए यानी नेगेटिव चार्ज आए तो वो मेरे ऊपर आए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे भी आपको ये नेगेटिव चार्ज जो है नाइट्रोजन पे नजर आ रहा है। नाइट्रोजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ द थ्री एलिमेंट्स ऑफ रिएक्ट। ठीक है, तो एस सी एन जो है इसमें आपने क्या करना है, इसकी बॉन्डिंग जरा देखनी है कि इसको किस तरीके से करेंगे। ये इजी है, मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, अगेन टिप ये है कि पहले थोड़ी देर ये भूल जाओ नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, और सिंपली एस सी एन का एक मॉलिक्यूल बनाओ कि एस सी एन में कार्बन के चार बॉन्ड होने चाहिए, सल्फर से डबल बॉन्ड बनेगा और नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फिर आप देखो कि नाइट्रोजन तो तीन बॉन्ड बना ही नहीं रहा, वो स्टेबल ही नहीं है, तो नाइट्रोजन को क्या करना पड़ेगा हमें, उसके ट्रिपल बॉन्ड बनानी पड़ेगी। सल्फर से आप सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और आप देखेंगे कि यार फिर ये नेगेटिव चार्ज किधर फिट इन होते हैं। तो ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। द ग्रुप 14 शो अ चेंज फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक कैरेक्टर डाउन। अच्छा, अभी थोड़े से सिमिलर सवाल आते जा रहे हैं। Al2O3 का स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ बॉन्डिंग वाले सवाल। हम्म हम्म, इस पे आ रहे 38 में। 38 में वो कह रहे हैं नेम ऑफ शेप एंड बॉन्ड एंगल। कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमने किया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, इस तरह सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम है। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं इसके पास, टू। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी एक ही गिनते हैं। टू बॉन्ड पेयर, जीरो लोन पेयर, तो इसकी शेप क्या बनेगी, लीनियर। बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। NH3 में नाइट्रोजन हैज a lone pair and three hydrogens. Central atom has one lone pair and three bond pairs. तो 3 1 वाला केस है। तो टोटल पेयर्स कितने हैं, चार। 4 0 होता है 109.5, 3 1 है तो इसका मतलब है 107 इसका बॉन्ड एंगल बनेगा और शेप इसकी होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। ये वाली शेप होगी इसकी, इस तरह ट्राइंगल बन रहा होगा, पिरामिड बन रहा होगा। H2O की बात करें तो H2O इज अ बेंड शेप मॉलिक्यूल। वैसे तो याद ही कर लो तो अच्छा है, लेकिन ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर्स होते हैं, दो बॉन्ड पेयर्स होते हैं। 2 2 वाला केस है। टोटल पेयर्स चार हैं। 4 0 होता तो 109.5, 3 1 होता है तो 107, 2 2 हो जाता है तो फिर हमारे पास 104.5 डिग्रीज एंगल बनता है। और जो आपके पास इसकी शेप है वो इस तरह करके वी शेप होती है। ठीक है, बेंड शेप या वी शेप। ड्रॉ द शेप ऑफ गैलियम ट्राइक्लोराइड मॉलिक्यूल एंड सजेस्ट द गैलियम क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड। ठीक है, तो गैलियम जो है आपके पास, गैलियम ट्राइक्लोराइड में आपके पास तीन क्लोरीन्स लगे होंगे इसके पास। ठीक है, गैलियम इज फ्रॉम ग्रुप 3, अगर नहीं इधर से समझ आती है तो आप ग्रुप 3 में जाएं। ठीक है, और उसमें देखो एल्यूमिनियम से नीचे, एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में गैलियम नजर आता है। ठीक है, GaCl3। तो जो गैलियम है इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, फ्रॉम ग्रुप 3 तीनों इलेक्ट्रॉन इसके पेयर्ड है। तो तीन बॉन्ड पेयर हैं, जीरो लोन पेयर हैं, 3 0 वाला केस है। बॉन्ड एंगल क्या बनना चाहिए, 120। और शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह करके इसकी शेप होगी जिसमें 120 का बॉन्ड एंगल होगा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल वुड बी ट्राई, ड्रॉ द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, तो आपने ड्रॉ करनी है। तो आपको ट्राइगोनल प्लेनर शेप किस तरह बनाते हैं, इस तरह एक फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह। इधर भी मार्क कर देने हैं 120, GaCl3 में। NCl3 जो आपके पास है, इसका शेप एंड बॉन्ड एंगल आपने बताना है। तो NCl3 में नाइट्रोजन है जो तीन क्लोरीन्स के साथ अटैच्ड है।
नाइट्रोजन इज फ्रॉम ग्रुप 5। तो एक दो तीन इलेक्ट्रॉन तो पेड हैं, लेकिन बाकी दो एज लोन पेयर पड़े हुए हैं। तो इसकी शेप क्या बनती है हमारे पास? तो ये हमारे पास एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर, 3-1 वाला केस है। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल वुड बी 107। और इसकी शेप क्या होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो 107 आपके पास बॉन्ड एंगल है और शेप विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। जैसे NH3 की शक्ल होती है, उसी तरह NCl3 की भी शक्ल होगी। कहते प्रिडिक्ट द बॉन्ड एंगल्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई में आपके पास बॉन्ड एंगल्स हमने बताने हैं। तो ये जो कार्बन है इस पे बॉन्ड एंगल, और इस कार्बन पे बॉन्ड एंगल बताने हैं। तो पहले ज़रा फर्स्ट वाले को देखते हैं। ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है, ये 4 बॉन्ड पेयर्स हैं इसके पास, 0 लोन पेयर्स हैं। तो 4-0 वाला केस बनता है। क्या बनेगा जी? 109.5, 109.5 डिग्रीज। और इसकी शेप क्या होगी? टेट्रा हेड्रल। जबकि दूसरा कार्बन अगर देखें तो उसके पास 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, डबल बॉन्ड को भी सिंगल गिनते होते हैं, और 0 लॉन पेयर्स हैं। तो 3-0 वाला केस है। और हमारे पास 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा इसका। तो एक्स की वैल्यू इज़ 109.5, एंड जो वाई की वैल्यू इट इज़ 120 डिग्रीज। आइजोमर जो है आपके पास, ये मेरा ख्याल है इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं। ठीक है, वैसे इधर कभी दोबारा कर लेते हैं। सजेस्ट वैल्यू फॉर द CSS बॉन्ड एंगल। तो ये देखो, CLSS इधर बॉन्ड एंगल बनेगा ना, इस जगह पे बीच में। तो यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है बॉन्ड एंगल कितना होगा। गिवन दैट सल्फर इज फ्रॉम ग्रुप 6 एंड इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से एक इधर बॉन्डेड है, एक इधर बॉन्डेड है, तो बाकी दो एज लोन पेयर्स पड़े होंगे। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर पड़े हैं। तो ये जो सेंट्रल एटम सल्फर है, इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो 2-2 वाला केस बनता है। ये 104.5 एंगल होगा, बेंड शेप होगी। जबकि हमारे पास, हाँ बस यही आपने उसको बताने, आप उसको बताओगे इट हैज 2 लोन पेयर्स, 2 बॉन्ड पेयर्स एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो द शेप विल बी बेंड शेप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। एक मार्क बॉन्ड एंगल का है, जिधर आप 104.5 एक्सप्लेनेशन में बता देना कि कैसे हम इस जवाब तक पहुंचे। ट्रिलियम रिएक्ट्स विद F2 एट 150 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म TeFx। अब मुझे नहीं पता ये इसके साथ कितने फ्लोरीन एटम्स जुड़े हुए हैं टेरिलियम के साथ, यानी टेरिलियम के साथ जितने भी फ्लोरीन एटम्स जुड़े हुए हैं, अब मुझे नहीं पता वो कितने हैं। लेकिन उसने मुझे बताया मॉलिक्यूल्स ऑफ TeF6 आर ऑक्टाहेड्रल विद बॉन्ड एंगल्स ऑफ 90। ऑक्टाहेड्रल हो अगर, तो ऑक्टाहेड्रल शेप कब बनती थी? जब कौन सा वाला केस हो? 6-0 वाला केस हो। 6 आपके पास एटम्स बॉन्डेड हों, या 6 बॉन्ड पेयर्स हों और 0 लोन पेयर्स हों, तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है। ठीक है, तो कहते हैं एक्सप्लेन वाई TeF6 इज ऑक्टाहेड्रल विद बॉन्ड एंगल ऑफ 90। तो आप उसे बताएंगे कि इन TeF6 ऑक्टाहेड्रल शेप मीन्स कि उसके पास 6 बॉन्ड पेयर्स हैं, यानी 6 फ्लोरीन एटम्स आर अटैच्ड टू टेरिलियम। ठीक है, एक बात ये। और दूसरा आप उसे बताओगे कि जो फ्लोरीन एटम्स adjacent to each other are at a bond angle of 90। ठीक है, यानी इसकी शेप किस तरह बनती है? 2 फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, और ये वाले जो हैं ये एक प्लेन में 4 फ्लोरीन, इस तरह की शेप होती है इसकी। ठीक है, जिसको हम इधर डॉटेड और सामने वालों को वेज से शो करते हैं। ये एक स्क्वायर शेप है जो आपके पास इधर पड़ी हुई है, और एक ऊपर की तरफ जा रहे हैं 3D एक्सिस में, एक नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी 8 साइडें बनती हैं इस तरह करके, 4 साइड्स नीचे, 4 साइड्स ऊपर। इस वजह से इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, जब 6 बॉन्डेड एटम्स हो साथ, या 6 बॉन्ड पेयर्स हों और 0 लोन पेयर हो। ठीक है। हम्म, ये भी आप कर सकते हो। PCl5 में क्या होगा? 5 बॉन्डेड पेयर्स हैं और फॉस्फेसिस फ्रॉम ग्रुप 5। तो इसका मतलब है उसके बाद कोई लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, तो PCl5 में 1, 2, 3, 4 एंड 5 फॉस्फेसिस फ्रॉम ग्रुप 5, पांचों बॉन्डेड है। तो 5 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो हमारे पास शेप क्या बनती है? उस शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है। PCl6 की अगर बात करें,
तो PCl6 में आपके पास फॉस्फरस और एक एक्स्ट्रा क्लोरीन आ गया ना, एक एक्स्ट्रा क्लोरीन आ गया। अब फॉस्फोरस के साथ 6 क्लोरीन जुड़े हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 क्लोरीन आर अटैच्ड। तो 6 बॉन्डेड पेयर्स हैं, 0 लोन पेयर्स हैं। अब क्या बनेगा हमारे पास? अब इसकी शेप क्या बनेगी? ऑक्टाहीड्रल। 6 क्लोरीन जब आके जुड़े तो ऑक्टाहीड्रल शेप। अगेन SCl2 का स्ट्रक्चर बनाना है। अब बॉन्ड एंगल आप बता सकते हैं इसमें, अगेन SCl2 का सवाल है। बॉन्ड एंगल आपने बताने हैं सेंट्रल एटम पे। हाँ, N2 और CO में क्या फर्क है कि N2 में दो नाइट्रोजन एटम्स है तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा दो सेम एटम्स के बीच में। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल, 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं तो दो में 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो हैज 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। दोनों आर कोवलेंट कंपाउंड्स, इसका मतलब है दोनों में लंदन फोर्स है और दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो सेम लंदन फोर्स है। लेकिन फर्क यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन हैव अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से ये दिस इज पोलर। ठीक है, दिस इज नॉन पोलर, N2 इज नॉन पोलर। ठीक है, तो अगर N2 नॉन पोलर है उसमें सिर्फ लंदन फोर्स होगी, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोलर तो उसमें लंदन फोर्स भी होगी एंड साथ और क्या होगी? परमानेंट डाइपोल फोर्स भी होगी, PDF। ठीक है, PDF भी होगी इसमें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन पॉलेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन एंड सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में आपने डिफरेंशिएट करना है। ये याद रखना कि दोनों एक सेम ग्रुप में हैं, दोनों ग्रुप 6 के हैं। तो अब आपने देखना है, सिर्फ मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड जो है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। आपने उसको ये समझाना है इसमें। एक तो बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, और दूसरे वाले पार्ट में आपने उसे समझाना है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों और सल्फर की क्यों कम है। ये ट्रेंड डाउन द ग्रुप वाला बनता है। कंपाउंड एंड ओवरऑल डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये भी आप आराम से कर सकते हो। हमने कहा था कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर सिमेट्रिकल, यानी उसकी दो कंडीशंस होती हैं। एक तो सेंट्रल एटम शुड हैव नो लोन पेयर्स एंड सराउंडिंग एटम शुड बी सेम। अगर ये बात है तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है और मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो उसने बोला प्लेसिंग अ टिक टू शो विच ऑफ द कंपाउंड्स हैव एन ओवरऑल डाइपोल। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें कार्बन हैज नो लोन पेयर, सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, सराउंडिंग एटम्स भी क्या है? सेम है। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस की वजह से चार्जेस की सेपरेशन थी ना, या डाइपोल मोमेंट थी, वो एक दूसरे को क्या कर देती है? कैंसल आउट कर देती है। तो ये इसमें आपके पास ओवरऑल डाइपोल मोमेंट कोई भी नहीं है। SO2 की बात करें तो सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसमें आपके पास सल्फर हैज अ लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम के पास अगर लोन पेयर आ जाए ना तो शेप ही डिफर कर जाती है। इसकी शेप होगी बेंट शेप इस तरह। तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, दीज आर नॉट इक्वल एंड ऑपोजिट, दीज आर इक्वल बट नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। इसका रिजल्टेंट डाइपोल जो बनेगा वो नीचे की डायरेक्शन में इस तरह करके बनेगा। तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, यानी सिमेट्रिकल नहीं है ना। सिमेट्रिकल के लिए दो कंडीशंस हैं। नॉन पोलर कंपाउंड आर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होने के लिए सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए। तो सराउंडिंग एटम तो सेम है लेकिन सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है तो इसमें डाइपोल मोमेंट होगी। CS2 में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगी जैसे CO2 में नहीं होती। कार्बन हैज नो लोन पेयर, सराउंडिंग एटम्स आर सेम। ठीक है, और इसको अगर देखें तो इसमें आपके पास डाइपोल मोमेंट होगी क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर्स तो नहीं है लेकिन सराउंडिंग एटम्स आर नॉट सेम, यानी जितना डाइपोल मोमेंट ये लगा रहा है उतना डाइपोल मोमेंट ऑक्सीजन नहीं लगा रहा, तो इधर रिजल्टेंट डाइपोल क्रिएट होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस किस तरह पीरियड चेंज होती है ये आप कर सकते हैं। हाइड्रोजन हाइलाइट्स बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ HCl HBr एंड HI, सारे जो है कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, सब में लंदन फोर्स होगी। देखना है किसमें लंदन फोर्स ज़्यादा है किसमें कम है। सारे जो है पोलर कंपाउंड्स हैं तो इनमें परमानेंट डाइपोल फोर्स भी होगी। इसमें भी कंपैरिजन करना है कि परमानेंट डाइपोल फोर्स सब में
किस तरह की है, ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, वो डिपेंड करता है कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस कैसे हुई है। जैसे HCl, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव HBr में, ब्रोमीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव HI में, आयोडीन, इन तीनों में से सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर चार्जेस यहाँ इसमें डेवलप होंगे। इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्गर परमानेंट डाइपोल फोर्स डेवलप करेगी, ठीक है, कंपेयर टू हाइड्रोजन आयोडाइड, जिसमें आपके पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगी वो सबसे कम होगी इन तीनों में। तो इसका जो चार्ज डेवलप होगा वो सबसे कम होगा, वीकर सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगी, जिसकी वजह से हमारे पास परमानेंट डाइपोल फोर्स भी वीकर होगी। तो आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या है, वैसे बॉइलिंग पॉइंट शुड डिक्रीज। ठीक है, ये हम इस तरह की एग्जांपल बल्कि इसका ग्राफ बना चुके हैं। थर्मल स्टेबिलिटीज जो है ना, ये थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है उसका मतलब होता है कि हम इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है। क्या ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है? अगर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, थर्मल स्टेबिलिटी का ताल्लुक है बॉन्डिंग से, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। ठीक है ना? तो HCl HBr NHI में तोड़ना किसको आसान है? तो वो आपने जो है बेसिकली इधर उसको डिस्कस करना है। ग्रुप 17 का सवाल है, बड़ा आसान सा है कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं बॉन्ड लेंथ जो है आपकी वो इंक्रीज करती जाती है, बॉन्ड्स वीकर होते जाते हैं जब बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, जिसकी वजह से एनर्जी दे जो एनर्जी देनी पड़ती है वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। यानी HI इज लीस्ट थर्मली स्टेबल क्योंकि उसको तोड़ने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और HCl इज मोस्ट थर्मली स्टेबल क्योंकि उसका बॉन्ड तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है। The halide ions have the physical chemical properties, thermal stability of the hydrogen halides। ये वही वाला सवाल है जो ऊपर उसने पूछा हुआ है, बट फर्क ये है कि X जो है यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है। उसने आपसे बोला HX के जो जितने भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके थर्मल स्टेबिलिटीज बताओ, और वो डिपेंड करती है किस पे, बॉन्डिंग पे, नॉट ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस तरह के सवाल भी हम कर चुके हैं। तो फॉर प्रैक्टिस आपने इन सारे सवाल जो मैं छोड़ता जा रहा हूँ आपने करते जाना है। Yes, sir. हेलोजेंस हो गया। ये ग्राफ एग्जैक्ट हमने जो है अपने पास बनाया हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ हमने अपने पास बनाया हुआ है। ये सारे सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में बिलोंग करते हैं जितने एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं। आप बेसिकली डाउन द ग्रुप उनके हाइड्राइड्स चेक कर रहे हैं, हाइड्राइड्स। ठीक है, हाइड्रोजन यानी उनके साथ जोड़ दें। तो H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे हाई है इन सारों में, कंपेयर टू H2S, H2Se एंड H2E, H2TE। ये ऑल ऑफ दीज आर कोवलेंट कंपाउंड, तो इनमें आपके पास लंदन फोर्स भी है, और क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास लंदन फोर्स स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। इसके अलावा इन सब में आपके पास क्योंकि पोलर कंपाउंड्स है तो परमानेंट डाइपोल फोर्स भी है। ठीक है, परमानेंट डाइपोल फोर्स भी है इनमें। लेकिन एक फ़र्क ये है कि जो H2O है इसमें एक और टाइप ऑफ बॉन्डिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज वाटर हैज़ स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन्स, एंड वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल अगर इसके सामने आ जाए उसके बाद लोन पेयर है। ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जिसकी वजह से H2O में आपको एक एनॉमली नजर आती है, बाकी सारे एक जनरल ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। तो यही आपने उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये हम नोट्स में भी कर चुके हैं इसको। हम्म, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रोकन ड्यूरिंग मेल्टिंग। ठीक है, SO2 की अगर बात करें तो SO2 में आपको क्या लगता है कौन कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी? एक कोवलेंट कंपाउंड है, ऐसे ही है, और मेल्टिंग का ताल्लुक किसके साथ है? बॉन्ड के साथ है मेल्टिंग का ताल्लुक, या हमारे पास मेल्टिंग का ताल्लुक इज फ्रॉम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? Sir, intermolecular. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ताल्लुक है ना। तो हमने कहाँ तक देखना है? हाइड्रोजन बॉन्ड, परमानेंट डाइपोल फोर्स, एंड ID इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लंदन फोर्स का दूसरा नाम है। ठीक है, तो जब आप इसकी मेल्टिंग कर रहे हैं SO2 की, तो एक तो ये कोवलेंट कंपाउंड है तो कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगी? लंदन फोर्स, उसको ओवरकम करेंगे। इसके अलावा एक पोलर कंपाउंड भी है SO2 में, दो ऑक्सीजन एटम्स डबल बॉन्डेड है, एक लोन पेयर है इसके पास।
ठीक है, तो दिस इज पोलर कंपाउंड। तो हमारे पास परमानेंट डाइपोल फोर्स भी टूटेगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं होती क्योंकि इसके पास स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं है। H2O में आपके पास कौन कौन सी फोर्सेस टूटेंगी? लंदन फोर्स भी है, H2O इज पोलर तो परमानेंट डाइपोल फोर्स भी है, और इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। ये तीनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी। SiO2 में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ये अगेन स्टेट फॉर मैटर में पढ़ेंगे आप। Na2O इज एन आयनिक कंपाउंड, इसमें सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स हैं। जब मेल्टिंग के टाइम पे हम आयनिक बॉन्ड्स तोड़ रहे होते हैं, ठीक है। और MgO में भी आपने क्या तोड़ना है? आयनिक बॉन्ड्स तोड़ने हैं। सर परमानेंट डाइपोल की कंडीशंस वापस बता सकते हैं? दोबारा बताना। वो जो परमानेंट डाइपोल की कंडीशंस होती हैं, आप उनको वापस बता सकते हैं? अच्छा, परमानेंट डाइपोल की लिए कंडीशन ये है कि डाइपोल्स होने चाहिए ना, वहाँ पे डाइपोल मोमेंट होने चाहिए, यानी मॉलिक्यूल शुड बी पोलर। यही कंडीशन है बस, कि पोलर मॉलिक्यूल होगा ना, अगर पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा तो उसमें परमानेंट डाइपोल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। और हम कैसे चेक करते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं है? तो उसमें हम इस तरह चेक कर सकते हैं कि यानी उसमें ओवरऑल डाइपोल मोमेंट है या नहीं है। तो हम इस तरह चेक करते हैं कि अगर सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर ना हो, जैसे SO3 में नहीं है, सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर्स। ठीक है, क्योंकि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन से छः छः के छः बॉन्डिंग में लगाए हैं उसने, और सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए। अगर इस तरह आपके पास कोई मॉलिक्यूल आ गया जिसमें सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम सारे सेम है, तो वो एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, यानी इसमें जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डाइपोल मोमेंट बन रही थी वो आपस में सारी क्या होगी? कैंसल आउट होगी। रिजल्टेंट डाइपोल इसमें जो था वो जीरो था, जिस वजह से मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया। ठीक है, जबकि SO2 में देखे ना, तो ये ऑक्सीजन इधर खींच रहा है, ये ऑक्सीजन इधर खींच रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये कैंसिल आउट होते हैं नहीं होते। तो सल्फर के पास, सेंट्रल एटम के पास एक तो लोन पेयर है, और सराउंडिंग एटम बेशक सेम है, बट सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिकल होगा और फिर वो नॉन पोलर होगा। बट इधर लोन पेयर है, तो एक कंडीशन जो है वो फेल होगी है। इसका मतलब है ये इधर आपके पास ये एक पोलर मॉलिक्यूल होगा जिसपे स्लाइड नेगेटिव एंड स्लाइड पॉजिटिव चार्जेस होंगे। ठीक है। ओके सर, तो थैंक आपने यू। सिर्फ चेक करना है मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। वो चेक करने के लिए हम कैसे चेक करते हैं कि अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन फर्दर ये भी चेक करना है क्या डाइपोल मोमेंट्स तो नहीं कैंसिल आउट हो जाते। और वो चेक करने का आसान तरीका क्या है कि सेंट्रल एटम शुड हैव नो लोन पेयर्स एंड सराउंडिंग एटम शुड बी सेम, तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, कहते हैं a student suggests the following hypothesis: the stronger the covalent bond between atoms। कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है जो कि एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये वाला। ठीक है, एक पूरा मॉलिक्यूल है उसमें ये कोवलेंट बॉन्ड दरमियान में होता है। इन नॉन मेटल ऑक्साइड्स द हायर द मेल्टिंग पॉइंट। कहते हैं डिड्यूस इफ द हाइपोथेसिस इज ट्रू, फॉल्स, और देयर इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन टू मेक अ कंक्लूजन, एक्सप्लेन योर आंसर। पहली बात तो ये, मेल्टिंग पॉइंट तो कोवलेंट बॉन्ड पे डिपेंड ही नहीं करता। किस चीज पे डिपेंड करता है? IMF पे डिपेंड करता है। ये कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरह का ए मॉलिक्यूल एक और आज सामने, उसका कोवलेंट बॉन्ड है। बट ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये डिसाइड करेंगी कि मेल्टिंग पॉइंट को क्या होना चाहिए, नॉट द कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे ही है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का रिलेशनशिप है विद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। जो कोवलेंट बॉन्ड है वो तो इनसाइड द मॉलिक्यूल है, बिटवीन एटम्स। हमें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखनी है। ठीक है, तो हमारे पास हम इसे बताएंगे दिस हाइपोथेसिस इज फॉल्स बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ब्रोस्टेड लोअर एसिड? ये अब ये नहीं कह सकते हम – इथाइन एंड क्यू ऑल कंटेन ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स।
ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड्स। ये हमें पता है, पहला बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है, बाकी सारे पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो ये जो HCN है, इसकी शेप इस तरह होती है। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? ये दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं जो पहले पहले बॉन्ड्स हैं बिटवीन एटम्स, और दो इसमें क्या है, पाई बॉन्ड्स हैं। तो ये दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं और बाकी दोनों पाई बॉन्ड्स हैं। तो टू सिग्मा बॉन्ड्स हैं, टू पाई बॉन्ड्स। कहते हैं ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ वन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हम कैसे शो करते थे, मैंने आपको एग्जाम वर्जन सिखाया था उसका। अच्छा, पहले तो ये डिसाइड कर लो ना, पाई बॉन्ड बन किधर रहा है। क्या पाई बॉन्ड हाइड्रोजन कार्बन के बीच में है? नहीं सर, नाइट्रोजन और कार्बन के नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ऐसी है। तो हमने क्या करना है, हमने बनाना है कार्बन एंड नाइट्रोजन। इधर आप बेशक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन दिखा दो उसको, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। एक ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, एक नीचे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, पाई बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास है, या मेरे ख्याल इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होगा। वैसे उसने बोला नहीं है ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम। तो एक ऊपर पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, एक नीचे, और बीच में सिग्मा बॉन्ड, एक सैंडविच शेप बना के दिखाते हैं उसको। अब ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सवाल है, तो ये जब तुम मॉलिक्यूल बनाऊंगा तो फिर आपको पता लग जाएगा उसमें कितने हैं। डिस्क्राइब हाउ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बनेगा? एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, जब ये आपस में मिक्स होंगे तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। स्केच डायग्राम शो हाउ टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। तो एक sp, और आपको बताया था कि जो sp ऑर्बिटल्स होते हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैसी ओवरलैपिंग कर सकते हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं ना। तो हमारे पास एक sp और दूसरा sp ऑर्बिटल, ये दोनों कैसी ओवरलैपिंग करेंगे? हेड टू हेड। और इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा? एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये sp सिग्मा बॉन्ड है, इसको हमने ओवरलैपिंग करके दिखाना है। तो ये भी नहीं कर सकते हम। बाकी आसान है, बाकी आप आराम से कर सकते हो अटेम्प्ट।